अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथों का 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अहम खबरें होंगी, टॉप स्टोरीज़ होंगी, तबसरे होंगे, तज्ज़िये होंगे, आज के स्पेशल सेगमेंट्स भी होंगे। लेकिन सबसे पहले जो है ना, हम देखते हैं कि जो रात की पुरसुकून नींद है ना, वो बहुत बड़ी नेमत है जो एक नए और बेहतरीन दिन का आगाज़ फराहम करती है। और अगर सुबह उठते ही कोई भी नामुनासिब और गैर मुतवक्के हालात का सामना करना पड़ जाए तो पूरा दिन बेकार और थकन ज़दा जो है वो गुजरता है। बाज़ लोग नींद से उठकर ऐसी गलतियां करते हैं जो ना सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं बल्कि मूड ख़राब करने का भी बाइस बनती हैं। सारी रात हालत आराम में रहने के बाद जिस्म सुस्त होता है और फौरी तौर पर काम करने के काबिल भी नहीं होता। ऐसे में आँख खुलते ही बिस्तर से उठकर काम शुरू कर देना जो है वो आपकी जो बैक है उसके लिए कोई अच्छा नहीं होता। और नींद से उठने के लिए कम से कम 1 घंटे के बाद आपको काम शुरू करना चाहिए। अक्सर औकात सुबह में जो है वो भूख महसूस नहीं होती। सुबह जल्दी उठने वाले अफराद नाश्ता किए बगैर ही अपने दिन का आगाज़ कर देते हैं और जो है ना सारा दिन क्या करते हैं, सुस्त रहते हैं, बेदम रहते हैं, निढाल रहते हैं। लिहाजा नाश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर भूख ना लगे तब भी नाश्ता ज़रूर करें। बहुत सारे लोगों को नाश्ता करने की आदत नहीं होती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी हैबिट बनाएं, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करें। स्टार्ट करें फ्रूट से, नट्स से और आहिस्ता आहिस्ता बॉयल एग से और फिर अपनी हैबिट बना लें। अगर आप जो है वो अलार्म के बजते ही उसे स्नूज़ पर लगाकर दोबारा से जाते हैं और हर 10 मिनट बाद अलार्म दोबारा बजता है और ये सिलसिला आधे घंटे तक यूं ही जारी रहता है, तो ये जान लें कि अब आप अपनी सेहत के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं कि अलार्म की पहली घंटी पर उठकर बैठ जाना जो है वो सबसे ज़्यादा मुफीद है और इससे दिमागी हालत जो है वो नींद से जल्द अज जल्द जो है वो स्टेट अपनी बाहर ले आता है और अपने आप को जो है वो आप चाको चौबंद महसूस करने लगते हैं। बार बार अलार्म बजने से ना तो आप ठीक से सो पाते हैं, ना जाग पाते हैं और यूँ आपका दिमाग जो है थकन का शिकार हो जाता है और आप सारा दिन जो है वो थोड़ा डिजीज़ सा और गुंदगी वाला फील करते रहते हैं। सुबह जो है वो उठकर वर्जिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे अपना मामूल बनाना चाहिए। और वर्जिश करने के लिए सबसे मुनासिब वक्त ही सुबह का है, क्योंकि एक तो आप जब सुबह उठते हैं ताज़ी हवा में सांस लेते हैं, विटामिन डी भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मकदार में मिलता है सुबह में, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वर्जिश तो आप कहेंगे वो आपकी सारी बीमारियों को ख़त्म कर देती है, तो जितनी ज़्यादा वर्जिश की जाए वो बहुत अच्छी चीज़ है और जो है आप थकन जो है वो महसूस नहीं करेंगे। शावर लें और उसके बाद अपने कामों की तरफ बढ़ें। तो अगर आप अपनी सुबह को अच्छे तरीके से प्लान कर लेते हैं, अपने उठने और सोने का स्केड्यूल अच्छी तरीके से मेंटेन कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो सारा आने वाला दिन होता है वो बड़ा ज़बरदस्त गुजरता है। तो आज किसी बात के साथ शो का आगाज़ करते हैं और जो हमारे साथ अयाज़ क्योंकि इस वक्त मौजूद हैं, अयाज़ राना, उनसे पूछ लेंगे अयाज़ की सुबह कैसी होती है। अयाज़, आपका रूटीन क्या होता है? सुबह में फ़ौरन उठ जाते हैं कि अलार्म जो है वो स्नूज़ पर लगाते रहते हैं, 10-10 मिनट बाद अलग अलग अलार्म लगते हैं, क्या पैटर्न है आपका? देखिए, मैं आपकी ये जो रिसर्च है उससे इख्तलाफ यूँ रखता हूँ क्योंकि सबकी बॉडी अपने आप को आप खुद पहचानते हैं। या तो मेरी आदत ऐसी है कि जैसे बज गया लेकिन मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ। हाँ, अलार्म बजा है, अभी उठना है और ये फ़ौरन मेरे दिमाग में आता है कि फ़ौरी क्या क्या काम करने हैं, जो मुझे जल्दी अगर लगाया है तो मुझे मेरे लिए क्या काम है। हाँ। तो कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज बॉडी ऐसी होती है कि वो कहते हैं कि जी मुझे पहले अलार्म बजना है। हाँ। फिर उसने 10 मिनट दोबारा उसको वो पावर नैप जिसको हम कहते हैं 10 मिनट की वो जो पावर नैप होती है बाज़ लोगों को वो फ्रेश कर देती है। हाँ। कि आपने एक अपने लाशऊरी में आपके आ गया कि आपका टाइम हो गया उठने का, अब आप 10 मिनट के अंदर आपने या 5 मिनट के अंदर उठ के जाना है और फिर अपना काम शुरू करना है। लेकिन जहाँ वो, क्योंकि सब एक जैसे नहीं हो सकते। अगर आपकी रिसर्च है जिन्होंने ये की होगी, छोटी-छोटी माहिरीन होते हैं लेकिन लोग सब अपनी अपनी वेरी करते हैं। जब बहुत से लोग, अब मेरे साथ ये है कि मैं जाग तो गया हूँ लेकिन मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ कि अब मुझे उठना है फ़ौरन जो है यही काम है, क्योंकि जल्दी उठ के जल्दी जगह जाना है, तो सारी चीज़ों के साथ ये इस तरह की ऐसे करनी है। तो ये होता है जिनको कुछ लोगों के लिए है कि भाई बार बार लगा के वो सो रहे होते हैं, बार बार हो सकता है उनके लिए। अच्छा, मुझे भी होता है कि 15-20 मिनट जो है ना वो उठने से पहले आपको चाहिए बिस्तर पे, बिल्कुल थोड़ा सा आप रिलैक्स कर ले, इतना ज़्यादा तो नहीं बजे और आप रोबोट की तरह उठ रही, ये पॉसिबल नहीं होता है। जब आप जो है दोबारा सो जाते हैं ना नींद में, लेट हो गया और वो जो 10 मिनट का स्नूज़ आपका आधे घंटे का हो गया, आज तो वो आपके लिए कि जंपिंग होती है फिर आपकी बेड के ऊपर। मेरा अलार्म बंद हुआ है और मैं दूसरा वाला अलार्म मुझे होश भी नहीं था, वो दूसरा बिल्कुल डेडलाइन पे भी एक अलार्म लगाती हूँ ना कि अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद तो उठना है। तो जब मैंने वो देखा ना, मैंने कहा स्कूल का टाइम और बस जाना है, भागना है, तो वो फिर आपके साथ होता है बिल्कुल ऐसे। लेकिन जिनकी रूटीन होती है उनको फिर अलार्म की ज़रूरत, अब मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं है, मैं अब अलार्म नहीं लगाता। हाँ, अलबत्ता अपनी रूटीन से हट के जल्दी उठना है। अच्छा। तो फिर मुझे अलार्म चाहिए, वरना मुझे अलार्म की ज़रूरत। मुझे स्टिल जो है अलार्म तो खैर चाहिए ही चाहिए और स्नूज़ भी दबाना है सोना भी है। लेकिन हाँ, ज़रूर ये है कि जब आप नाश्ते वाली जो हैबिट है वो कैसी है?
नाश्ते की हैबिट अब बनी है, वैसे पहले नहीं थी, शादी के बाद बनी, सीधी बात। गुड। पहले तो भूखे प्यासे भी यूनिवर्सिटी भी चले जाते थे, है ना, पहले हम लोग भी ऐसी चोर थे नाश्ते, जो खा लिया, बिस्किट खा लिया, खाया नहीं खाया वहाँ जाके यूनिवर्सिटी जाके चाय बिस्किट खा रहे हैं और कुछ स्नैक आइटम जो है ना वो चलो, लेकिन अब नाश्ता प्रॉपर नाश्ते की नाश्ते के बगैर अब नहीं होता स्टार्ट। लेकिन नाश्ता और वर्जिश वो वाकई बहुत ज़रूरी है। चले सोने उठने के पैटर्न्स ये, लेकिन अच्छी नींद लेना, रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी जब आप नींद लेते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, तो आगे पूरा दिन आप अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं और आपके अंदर एनर्जी रहती है। तो आइए ज़रा आज की जो खबरें हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। महकमा एक्साइज सिंध ने प्रीमियम नंबर प्लेट्स की ऑनलाइन बोली का काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हमने पहले भी ये खबर देखी थी कि प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में नंबर प्लेट्स पर ऑनलाइन बोली लगाई जा सकेगी और इसका मकसद ये होगा कि सूबे भर में सैलाब मुतासरीन के घरों की जो तामीर है उसके लिए फ़ंड्स इकट्ठा करने हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब ये कहते हैं कि खुसूसी पोर्टल इस हवाले से जो है मुतारिफ़ कराया गया कि जिसमें आप प्रीमियम नंबर प्लेट्स जो हैं वो ख़रीद सकेंगे और ऑनलाइन इसके लिए आपको टाइम फ्रेम दिया जाएगा जिसमें आप बोली लगा सकेंगे। इसके अलावा सिंध काबीना ने पुलिस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो है वो मंजूरी दे दी है और सिंध काबीना ने सिंध पुलिस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी दी, जिसमें आइंदा चंद रोज़ में महकमा फाइनेंस सिंध हेल्थ पॉलिसी की मद में रकम जारी कर देगा और एक इजलास मुनक्किद किया गया था जिसमें ये फैसला किया गया। इसके अलावा ख्वाजा सराओं ने हुकूमत सिंध के सरकारी अस्पतालों में अलग वार्ड और शेल्टर होम बनाने का मुतालबा किया है। ख्वाजा सराओं ने हुकूमत सिंध से सरकारी अस्पतालों में अलग वार्ड्स और ज़ईफ़ ख्वाजा सराओं के लिए शेल्टर होम बनाने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि आम लोगों की तरह उन्हें भी जो है वो बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही हैं और हमारे लिए भी कोई शेल्टर होम होना चाहिए, खुसूसी इदारे होने चाहिए जहाँ पर हमें सहूलियात मुहैया की जा सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस में भी ख्वाजा सरा डेस्क बनाई गई है जहाँ पर दीगर किसी इदारे में ऐसी सहूलियात फराहम नहीं की गई हैं। तो ये हमने भी देखा कि कल उन्होंने डिमांड किया है। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत कराची में बारिशों के बाइस सड़कों की जो है मरम्मत से मुताल्लिक़ इजलास हुआ और इस इजलास में सूबाई वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की नासिर हुसैन शाह और दीगर वज़रा भी शरीक थे, जिसमें कहा गया है कि जो 2022 है उसकी बारिशों के बाद सिंध हुकूमत ने तमाम सड़कों की मरम्मत करवाई थी, ऐसा वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं। और सड़कों की तामीर के अलावा सिंध हुकूमत ने KMC और KDA को मरम्मत के लिए फ़ंड भी देती रहती है, तो अब सर्वे भी कर रहे हैं और इस दफ़ा भी कहा गया कि जो है सड़कें तामीर करें और निकासी आपका निज़ाम भी बनाएं। वज़ीर आला सिंध ने KMC को हिदायत भी जारी की है। इसके अलावा नादरा की जानिब से विरासत का जो सर्टिफिकेट है उसके इजरा की फ़ीस वसूली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई और उसमें हमने देखा कि अदालत ने फ़रीक़ैन से विरासती सर्टिफिकेट की फ़ीस की वसूली से मुतालिक मुआवनत जो है वो तलब कर ली है। इसके अलावा महकमा स्कूल तालीम में शिकायती सेल जो है वो कायम कर दिया गया है। तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ की शिकायत के अजाले के लिए ये सेल कायम किया गया है और 1 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है जिसमें आप 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो है वो शिकायत लेकर आ सकेंगे और शिकायत का फौरी तौर पर अजाला किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने जैतून अशरफ IT पार्क का इफ्तिताह कर दिया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम कायम किया गया है और यहाँ पर IT से मुताल्लिक़ कोर्सेज़ कराए जाएंगे और जदीद तरीन जो कोर्सेज़ हैं उससे नौजवानों को जो है वो ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा रेड लाइन मनसूबे की जद में फिर पानी की लाइन आ गई और हसन स्क्वायर पर जारी तरक्याती काम के दौरान पानी की लाइन टूट गई। लाइन टूटने के बायस सीवरेज की लाइन को में जो है वो पानी छोड़ दिया गया और गुलशन इकबाल में जो है वो सप्लाई भी हुई है। इसके अलावा शहर में एक बार फिर चिकनगुनिया के केसेस में इजाफा हो गया, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मई से सितंबर तक के दौरान 140 के दौरान अफराद में चिकनगुनिया की तस्दीक हुई है, ऐसा महकमा सेहत कह रहा है और 5 जो दिन हैं उनमें तकरीबन 211 मुश्तबा केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। तो काफ़ी सारे जो है वो केसेस पॉजिटिव भी निकले इसमें से और नेगेटिव भी निकले और इब्तदाई अलामात के साथ जो है वो कहा गया है, तिब्बी माहिरीन ये कह रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर अस्पताल पहुँचें, इसको जो है वो हल्का ना लें। अयाज़ को भी चिकनगुनिया हुआ था ना जी, तो उसमें क्या क्या होता है अयाज़, और कहते हैं वायरल है और बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है जिसम में। चिकनगुनिया का जो बॉडी पेन है वो बहुत ही अजीब किस्म का बॉडी पेन है। अगर आपको मैं बताऊँ, इसका जो मेन है ना वो आपके फुट्स, यानी कि जो मेन आप जिसे पंजे कहते हैं ना, उसमें बहुत शदीद दर्द होता है। वो आप ज़मीन पे पाँव रखेंगे आपको ऐसा लगता है कि आप कोई कीले जो है ना वो ठोक रहे आपके पाँव में, वो नहीं रखा जाता। तो मुझे तो बड़ा मुश्किल हुआ था कि चिकनगुनिया जब हुआ था मुझसे चलना बड़ा मुश्किल था, मैं चीज़ें पकड़ के यानी कि आगे एक स्टेप उठाना पड़ रहा था, तो बहुत मुश्किल था।
3 दिन का वो स्पेल था, लेकिन बहुत खतरनाक तो स्पेल उसमें था। मेडिसिन वगैरह ये सब क्या देते कुछ हैं नहीं, वो लोग? इसमें Panadol एंटीबायोटिक वगैरह आप नहीं खा हाँ। सकते, सिर्फ अगर आपका फीवर और बॉडी पेन है तो उसमें पैनाडोल ही जो है वो दी जाती है ज़्यादातर, क्योंकि ये अपने टाइम से ही ख़त्म हो जाता है और प्लेटलेट्स का इसमें अमल दखल नहीं होता है। इसमें बॉडी पेन और फीवर या आपके साथ पेट भी आपका ख़राब हो सकता है, ये भी एक इसकी अलामत होती है। तो ये चीज़ें इस टाइम पे हम पहले भी आपके शोज़ में कहते रहते हैं, ये जो टाइम आता है आपका सितंबर अक्टूबर जो है ये ख़तरनाक तरीन टाइम होता है। चिकनगुनिया, आपका दूसरा डेंगी, मलेरिया भी बहुत फैल रहा है इस वक्त। मलेरिया ही की फॉर्म है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो एक्सट्रीम, जैसे कोविड को हम कहते हैं जो वो है, इसी तरीके से मलेरिया की ही ख़तरनाक फॉर्म में जो है ये डेंगी भी है और चिकनगुनिया भी है। लेकिन इसका टाइम स्पेल ज़्यादा है और इसमें ज़्यादातर, क्योंकि जब आपको वो डेंगी होता है तो उसमें भी आपको एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, कि वाइट सेल्स आपके ख़त्म हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये उसका अपना स्पैन है, आपकी बॉडी खुद इन चीज़ों को फाइट बैक करती है। तो ये चीज़ें आपसे सबसे रिक्वेस्ट यही होती है कि अब क्योंकि अब बारिश का सीज़न ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट ही, अब देखें गर्मी भी शुरू हो रही है, अच्छा गर्मी पड़ जाए ताकि जो ये पानी जो खड़े हुए जगह जगह जो पॉन्डिंग हो जाती है उससे वो पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जहाँ जमा है पानी, साफ़ पानी, उसको कहते हैं कि आपके गमलों के नीचे जहाँ पानी जमा हो तो उसको आप फ़ौरन साफ़ कर दें या वो पानी जमा ना होने दें। ये चीज़ों का ख्याल रखना है। मगरिब के औकात कार में आप अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लें। अब बच्चों को ख़ासकर प्लीज़, आपके जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप वो लोशन जो होते हैं आपके एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट जो है वो इस्तेमाल करें। सुबह के औकात कहते हैं और शाम के, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर आपके घर में मौजूद है तो किसी भी टाइम काट सकता है आपको, लेकिन ये समझ नहीं आती इसकी। ये लोग जो रिसर्चर्स कहती है कि शाम काटता है, मच्छर का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप लोग अपनी एहतियात करें। और छोटे बच्चों को ख़ासकर, वो तो पता भी नहीं चलता, और फिर आप लोग बच्चे जब बीमार होते हैं तो आप ज़्यादा, कुछ छोटे बच्चे तो बता भी नहीं सकते कि उनको किस टाइप का बॉडी पेन जो है ना, वो ज़ाहिर है हसास होते हैं तो वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद खबरों पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात करेंगे, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो गवर्नर से उन्होंने इस तरह किया आईटी पार्क का, और ये सलानी वेलफेयर के ट्रस्ट जो है उसके एहतमाम के उसके ज़रिए क्या हो गया, उसके ज़ेर इंतज़ाम जो है वो बनाया गया है। तो अच्छा, इन्होंने एक और अच्छा काम करने जा रहे हैं। जी, वो देखा मैंने ये आईटी पार्क, क्योंकि रास्ते में पड़ता है, करीब ही है यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। किस जगह पे बनाई है ये बलोच पुल का जब हम उतरते हैं तो उल्टे हाथ पे जो हमारे सर्विस लेन है उस पर आप देखें शीशे की बड़ी खूबसूरत एक बिल्डिंग नई बनी है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आईटी पार्क है। चलाई करीबी मिल गया, हमें कभी कुछ चाहिए हो आईटी के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें इरादा कर रहे हैं आप आईटी का कुछ कोर्स वोर्स सीखने का? मेरा तो बहुत, जिसको कहते हैं दिल चाह रहा है कि ऐसा कुछ कर लूँ, टाइम नहीं है ना, टाइम दूसरा है टाइम का। उसके बाद हमारे काम का स्ट्रेस इतना है कि चीज़ों को कि वहाँ ध्यान दें, फिर यहाँ डाइवर्ट हो जाएंगे चीज़ों को। असल में एक टाइम आता है ना कि पढ़ना भी फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ये या तो ये भी जैसे एग्जीक्यूटिव एमबीए होते हैं, एग्जीक्यूटिव आईटी क्लासेस हो, वैसे करना चाहिए, पता है इसके भी एग्जीक्यूटिव क्लासेस हो तो उस पर फिर शायद मुमकिन है कि हम संडे को या सैटरडे संडे को 2 क्लासेस हों, उसके अंदर कुछ मैनेज कर लें और होमवर्क हमें ना मिले तो शायद हम आईटी एक्सपर्ट बन जाएं, इसी एआई के कुछ अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि हमारी फील्ड में भी अभी देखें ना, आगे जाके आईटी और एआई से रिलेटेड जो है वो एडवांसमेंट आएगी। मैं भी एक कॉन्फ्रेंस में था तो उन्होंने बड़ी जल्दी ये बात समझाने की कोशिश करी कि पाकिस्तान जो है ना इस वक्त काम तो हो रहा है, लेकिन दुनिया में जिस तेज़ी से जिद्दत आ रही है, जिस तेज़ी से एआई के साथ मिलके जो काम हो रहे हैं, और अगर हम साथ नहीं बढ़े तो हम बहुत पीछे नहीं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज़ी से इसके अंदर रेवोल्यूशन आया और इतनी तेज़ी से दुनिया आगे निकल रही है कि हमें उसके साथ कदम मिला के चलने की ज़रूरत है। अब कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप आज शुरू करेंगे तो आपको कम से कम 1 साल चाहिए। आज अगर एक बच्चा आके कोई चीज़ ये शुरू करेगा, पढ़ना शुरू करेगा, उस पर एक्सपर्ट होने के लिए पहले तो वो तालीम के लिए उसको 8 से 10 माह चाहिए, फिर उसको एक्सपर्ट होने के लिए, एक्सपीरियंस होने के लिए 6 से 1 साल चाहिए, तो आप कम से कम 2 साल हैं। तो वो उनका कहना था कि साथ ही हमें दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज आ रही है
और ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों के अंदर अब हमें जो है अब पेपरलेस होने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ हो गई है उसमें आयाज के ना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कोर्सेज नहीं है, लेकिन हमारे लाइक 4 साल डिग्री प्रोग्राम्स नहीं है, आपको 6-6, 8-8 माह के वो कोर्सेज करा रहे हैं, दुनिया भर में सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं, डिप्लोमास दे रहे हैं, इवन डिग्रीज दे रहे हैं। आयरलैंड में मेरे देवर गए, उसको AI की डिग्री मिली है। मैंने कहा भाई डिग्री है डिप्लोमा है? तो कहता भाभी डिग्री में मास्टर्स हो गया। मैंने कहा यार मैं कांग्रेचुलेशन, फिर मैंने दोबारा मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है। तो लाइक उन्होंने बहुत शॉर्ट स्पेन में ज़्यादा चीज़ें करवा रहे हैं। की लिए मसाइल होते हैं, तो यहाँ तो जो बेचारे IT वाले कर भी रहे हैं, उनका तो ये मसला चल रहा है। हमारे यहाँ लोग अभी एफिलिएशन ढूंढ रहे हैं, यहाँ लोग मास्टर्स हो क्या दुनिया में। देखें, यही मैं कह रहा हूँ कि लोगों में इस दुनिया बहुत तेज़ी से रेवोल्यूशन आ रहा है, जिद्दत आ रही है। अगर हम साथ तेज़ी से नहीं बढ़े तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त चीज़ों की। बिल्कुल ऐसा ही है। अशरफ खान साहब को भी वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। वह क्या हुआ आपकी तबीयत को? जो वायरल चल रहा है तो दवाइयाँ ली हैं, तो उसकी वजह से टेस्ट करा लिया आपने? कोई बुखार, मलेरिया, डेंगू ऐसे? अशरफ भाई का सोफा यूँ नहीं लगाते आज हैं? अशरफ भाई का यूँ दूर वाला टेबल, जैसे 3 कोन वाला टेबल, क्या कहते थे उसको? कितने 6 फुट का? क्या था ये वाला 6 फुट होता है ना? कोविड वाला वो नहीं, 6 फीट सेफ डिस्टेंस के साथ रखा हुआ है हमने अभी तक। अभी हम आवाज से पता चल रहा होगा वो दूर ही रहे आप यहाँ से ना। अच्छा जी अशरफ भाई, हम बात कर रहे थे कि IT पार्क का एक और इफ्तिताह हुआ है, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जो है वो तहत बनाया गया है। तो हम IT सेक्टर पे बात कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, आप तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं, तो इस दफ़ा कितनी जो है वो IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ और कहाँ तक जो है पहुँच गया, और क्या जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये कंट्रीब्यूट भी उस तरह से कर रहे हैं या बस सर्टिफिकेट लेके गायब हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल देखा जाए कि पाकिस्तान की ग्रोथ है IT सेक्टर में, और हम देखें मुख्तलिफ सेक्टर जो हैं जो एक्सपोर्ट में आता है, तब IT भी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। अभी मैं रास्ते में ही आ रहा था तो यहाँ पे जो अभी IT सेक्टर की जो ग्रोथ का आया है वो मैं आपको बताऊँ कि अभी करंट जो अगस्त का आया है कि IT टेक्नोलॉजी की जो है 27% साल के यानी कि अगस्त 23 के मुकाबले अगस्त 24 में। रुक जाए, आप रास्ते में गाड़ी चला रहे थे क्या? आप ये पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, अभी भी डाटा आया था तो इसलिए, तो ये मतलब समझ लें एक ब्रेकिंग है कि अगस्त का डाटा है IT सेक्टर का 27% का इजाफा हुआ है अगस्त 23 के मुकाबले अगस्त 24 में। और यहाँ पे जो है तकरीबन $30 करोड़ की हमने एक्सपोर्ट की है पाकिस्तान से IT की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और $30 करोड़। ये कीमती ज़र मुबादला है जो हम ज़रा करके इस मईशत में डाल रहे हैं। तो जो IT सेक्टर की ग्रोथ है वो तेज़ी से हो रही है, और ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे मंथ वाइज यानी कि जुलाई के मुकाबले अगर हम अगस्त में देखें 4% की ग्रोथ हुई है। तो हम तरसीलात ज़र में भी बेहतरी देख रहे हैं, हम IT सेक्टर में भी बेहतरी देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखें, जैसे सैलानी ने ये स्टार्ट किया है तो वैसे ये करना चाहिए था उसूली तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने, और यहाँ पे भी सिंध में भी बड़े ऐलानात हुए हैं IT की, आपकी बिल्डिंग बन रही है, IT टावर बन रहा है, IT पार्क के लिए लैंड ले लिया, वो बन जाएगी। देखें ये तो कब से चल रहा है। अगर हम अयाज भी उनको याद होगा कि कराची में भी आपको याद हो सिविक सेंटर के बाद IT पार्क का इफ्तिताह है, पड़ा हुआ उधर, ठीक है। और वो मतलब सिर्फ ऐलान होते हैं सरकार की तरफ से, डाल दिया उन्होंने। अब अगर आप देखें 2 चीज़ें हैं बहुत अच्छी यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है। एक हमारी गवर्नर साहब, हमें कहा जाता है कि उनकी बहुत वो करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जो वो ट्रेनिंग कोर्सेज करा रहे हैं IT में। इसके अलावा जैसे सैलानी है, अब ये वेलफेयर है, ठीक है। ये लोगों को अब ये नहीं कर रहे कि भीख मांगने के लिए, उसके लिए वो एक उनको रोज़गार के लिए एक मौके पैदा कर रहे हैं। और जैसे IT की मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी हो, कुछ भी करनी हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे, वो लोग जो नहीं कर पाते हैं या जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको एक रास्ता मिल रहा है कि वो जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अच्छे सर्टिफिकेट हासिल कर सकें और फिर नौकरी हासिल कर सकें। IT सेक्टर की बात करूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान, बैरून मुल्क इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हमारी सोच है, हमें पता भी नहीं है। अभी जो हम स्टडी कर रहा था मैं, क्योंकि मेरा बेटा भी अभी IT में गया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो इंजीनियरिंग के लिए उसने एडमिशन लिया है माशाल्लाह। कहाँ से कर रहे हैं? NED से। वेरी नाइस। तो अब इसमें ये है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की ग्रोथ और बाहर की ग्रोथ, सबसे टॉप नंबर पे जो मैंने देखा है जापान है। IT की इतनी बड़ी डिमांड है जापान में कि आपकी सोच है, हम यहाँ पैसे सोचते हैं, यहाँ जो बड़े बड़े जो आपके MD और डायरेक्टर जो पैसे लेते हैं ना, वो मंथली सैलरी है वहाँ पे। लेकिन हमारी जो यूथ है उनको रास्ता बताना है। उसके लिए क्या है कि अगर आप किसी और जर्मनी जाएँ, आप जापान जाएँ, तो वहाँ की लैंग्वेज सीखनी होगी। 6 महीने का कोर्स होता है।
आप वो लैंग्वेज सीख लें, क्योंकि जापानीज़ में वहाँ इंग्लिश उर्दू ये तो नहीं बोली जाएगी। अच्छा, अब उसमें हाँ बोले आमिर तो भाई। लैंग्वेज कोर्स करेंगे आप, और 6 महीने का कोर्स करने के बाद आप अप्लाई करेंगे, यानी आपके पास सॉफ्टवेयर की डिग्री हो, फिर आप 6 महीने का कोर्स करें, वो कोर्स के साथ अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह वीज़ा मिलेगा। और आप सोच है आपकी मंथली आपकी मिनिमम, मैं बता रहा हूँ मिनिमम 10 लाख रुपए कहीं नहीं गए, 10 लाख रुपए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, अभी हम यही बात करते हैं कि अब हम लोग जब सोचते हैं, लाइक मैं भी सोचती हूँ हमेशा कि यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स हूँ, लेकिन मेरा एक शौक़ है कि मैं एक जो है ना एक MBA ज़रूर करूँ, एक मास्टर्स करूँ या PhD ज़रूर करूँ। लेकिन अब जो है ना वो बड़ी हिम्मत बनानी पड़ती है कि यार एडमिशन लेना है, जाना है, पढ़ना है, तो वो ज़ाहिर इतनी मसरूफियात में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द स्टडीज़ ही यहाँ पे आप सबके लिए अवेयरनेस भी है, जैसे भी अशरफ भाई बता रहे हैं कि अगर कोई प्लान भी कर रहा है तो वो अपनी जो लैंग्वेज कोर्स है उसके ऊपर बहुत फोकस करें और ड्यूरिंग द स्टडीज़ ही उसको कर लें आप, क्योंकि ख़त्म होने के बाद फिर वही होता है कि आप जो है वो नई चीज़ों में लग जाते हैं, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, इंटर्नशिप्स में, इसमें बिजी हो जाते हैं, तो वो आपका सारा फोकस उधर शिफ्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग द स्टडीज़ आप 6 मंथ भले जर्मन लैंग्वेज सीखना है, आपने फ्रेंच सीखना है, या जो है आप ये जापनीज़ सीखते हैं, तीनों लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि आपको हाईली इन डिमांड है और आपको बड़ा जो है वो हेल्प करती हैं। तो ये आप ड्यूरिंग द स्टडीज़ सीखें और आप अप्लाई करें तो वो क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र करके भी बच्चे चले जाते हैं। तो एक राइट वे आज का हमारा खैर आगे सेगमेंट भी यही है कि जो लीगल और इलीगल इमिग्रेशंस पे लोग जा रहे होते हैं और किस तरह से क्या रास्ते हैं क्या नहीं, तो हम आगे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अच्छी तालीम हासिल करने के लिए, क्योंकि माँ बाप बड़ा पैसा लगाते हैं और बच्चों के ऊपर बड़ा जो है मेहनत कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी चाहिए। इस वक्त खैर बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, ऑनलाइन सब चीज़ें अवेलेबल भी हैं। थोड़ा सा अगर आप फोकस होंगे कि मुझे क्या करना है और आप उसके पीछे लग जाएंगे तो आप अपना गोल बहुत आसानी से इस वक्त जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी खबर देखी कि महकमा स्कूल में जो है महकमा स्कूल तालीम में जो है शिकायती सेल बना दिया गया है और आप 11:30 से 12:30 बजे तक जो है वो शिकायत लेके जा सकते हैं। शिकायती सेल के जो टाइम है ना, है कहाँ ये पूरा वैसे क्या प्राइवेट है या प्राइवेट वाले सेक्टर के महकमा लिए? तालीम प्राइवेट सेक्टर के तो कहाँ, प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर होगा तो मेरे ख्याल से पूरा दिन क्या पूरा साल का भी टाइम रख दे तो शिकायतें ख़त्म नहीं होंगी और लाइनें बढ़ती चली जाएंगी। ऐसी शिकायतें हैं प्राइवेट स्कूल्स की, मैं समझ से मुझे खुद आज ये कि शिकायत लेके जाने में वापसी में जो है ना वो मुहाब के स्कूल से होते हुए जाऊँगी। ठीक है, अब आपको मैं एक शिकायत सुना देता हूँ। अभी हम बैठे हुए ऐसी बात कर रहे थे तो एक ऑफिस में समझे सैलरी लेट हुई, हो जाती है 2-4 दिन 5 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। सैलरी लेट हुई, छोटी मैं आपको स्कूल भी इलाका बता देता हूँ, मार्टिन क्वार्टर्स की तरफ वो स्कूल था। वो बच्चे की फ़ीस जमा नहीं हुई, एग्ज़ाम्स का कोई शेड्यूल या टाइम टेबल जो हम जिसको कहते हैं वो आना था, वो नहीं दिया उस बच्चे को, सिर्फ इस वजह से फीस नहीं जमा, कि फ़ीस नहीं गई। उसको ये नहीं पता कि मेरा पहला एग्ज़ाम किस चीज़ का होना है और कितने बजे होना है। यार ये हरासमेंट है, ये हरासमेंट है, ये ज़हनी अजियत। आप उस बच्चे को अब वो किस तरीके से अपने बाप के पास जाके करोगे कि बाबा आपने मेरी फीस जमा नहीं कराई। आप उस टाइम फ्रेम से तो निकलें, उस बच्चे की सोच सोचें, उस बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी वो सोचें। ये वो चीज़ें आपका दिल दहला देती हैं ये चीज़ें। मैंने वो सोचा, मैंने कहा भाई मुझे बताओ, मैं सब छोड़ के मैं उस स्कूल पे चला जाता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा यार हमारे लिए फिर और मुसीबत हो जाएगी अगर आप कोई खबर चलाएंगे। हम पॉइंट आउट हो जाते हैं, पता उनको चल जाता है कि किसके साथ हुआ। अगर 4 बच्चों के साथ भी ये किया होगा तो वो 4 बच्चों के लिए अगला साल जो है ना पूरा और तरह से आप होंगे नहीं होंगे, आप बाद अगली दफ़ा आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी बच्चों को पढ़ाना। फिर मैंने कहा चलो भाई कुछ कर लो किसी तरीके से, वरना मेरा तो दिल ये था कि मैं उस स्कूल के बाहर जाके ना बस क्या करूँ और क्या नहीं कर दूँ उनके लिए। नहीं वाकई आप बच्चों के छोटे जहन के साथ क्या कर रहे हैं। ये आपके पास हमने अपना बच्चा भेजा है कि आप उसकी तालीम और तरबियत कर दें और आप उसका जहन ही कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं। शुरू से उस बच्चे को जो इस वक्त प्राइमरी और सेकेंडरी में पहुंचना है, जिसकी बुनियाद अभी चल रही है, वो देख रहे हैं कि माहौल क्या है। आपकी पढ़ाई से ज़्यादा वो आपका और मेरा जो किस तरीके से बात करते हैं, उसके साथ लोग कैसे ट्रीट करते हैं, वो उस चीज़ को लेके कंसीव करता है और वो उसी तरीके से ग्रो अप होता है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये स्कूल 4 कमरों का बिल्डिंग आपके पास है और आपने स्कूल खोल दिया। इसका ये मकसद नहीं है कि आप पैसे, आप तालीम को आपने बिजनेस बना लिया। तो ये बात समझ में डाल रहे हैं बच्चों को ना। आशा भाई आप इस पे कमेंट कीजिएगा जी। ये बड़ा बहुत मुश्किल मामला है ये, वाकई ये इतना कोई सेंसिटिव। देखिए पाकिस्तान मैं बात करिएगा, मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ। ब्रेक लेके वापस आएंगे तो जरा इस पर मजीद भी बात करेंगे। वेलकम बैक इन सिटी 10। बात हो रही थी स्कूल में शिकायती सेल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट में, वो भी
अभी तो हम प्राइवेट सेक्टर को ही रो रहे थे। तो गवर्नमेंट स्कूल मुझे तो कराची में दिखाएं कितने चले, हम पूरे सिंध की बात करते हैं, हम नहीं, जो पब्लिक आती है, जैसे हमारे साथी भी हैं आजिज़ भाई बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर, उनसे मैं रोज़ साथ जाते हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ क्या सूरत हाल है। जब वो बताते हैं अफसोस होता है कि जो सिंध की हम बात कर रहे होते हैं, सिंध के वो बच्चे क्या पढ़ रहा होगा वो। फिर इसके बाद कराची में सरकारी स्कूल देखें, हम भी कराची में घूम रहे थे, मैं तो ढूंढ रहा होता हूँ। नॉर्थ नाज़ाबाद की बात करूँ तो 3 सरकारी स्कूल थे खंडर। अब वो वहाँ जो हिसाब किताब है, वहाँ टीचर भी होंगे बुक्स में, वहाँ सारा खर्चा हो रहा होगा बुक्स में, हकीकत में जाके देखेंगे कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे जो अयाज़ बोल रहे थे कि उस बच्चे के साथ ये हरेसमेंट की वो की, ये बेसिकली हमारी चाहे हेल्थ हो या एजुकेशन हो, ये बिज़नेस बन गया है। और दुनिया में कहीं भी ये नहीं होता है, आप टैक्स देते हैं तो टैक्स का रिटर्न देना होता है हुकूमत पाकिस्तान ने। जब आप आमदनी कर रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, तो आपको सर्विसेज देनी है। वो सर्विसेज क्या है? निल बटा निल। आपको पानी चाहिए तो ख़रीद के आपको इस्तेमाल करना है, आपको तालीम चाहिए तो आपको प्राइवेट स्कूल में भेजना है। कौन, मतलब हम अपनी कैटेगरी में चेक करें, जितने लोग हमारे आसपास जाने वाले या साथ काम, किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा? किसी का भी नहीं पढ़ रहा है। इन मिनिस्टरों का बच्चा क्या सरकारी स्कूल में पढ़ता है? एक सवाल है, पूछे ना इनसे, आप भेजेंगे अपने बच्चों को? वो तो भाई बड़ी गाड़ी खड़ी हुई होगी, स्कूल पे जाएगा जब तक कि भाई मेरे अब्बा मिनिस्टर हैं, और बाहर गाड़ी खड़ी हुई होगी मिनिस्टर साहब की। मतलब आप यहाँ पे जो सिस्टम है ना, मईशत, मुल्क और सब कुछ किस पे दारोमदार, और फ्यूचर हमारा क्या है? ये जो बच्चे हैं हमारा फ्यूचर है ना, हम नहीं है फ्यूचर भाई, हमने ज़िंदगी गुजार ली, मगर जो बच्चे हैं आने वाला वो फ्यूचर है। उस फ्यूचर के लिए हम क्या कर रहे हैं? आप जाके पूछ लें, वज़ीर तालीम पूछें या सूबाई हो या वफाकी हो, माशाल्लाह ऐसी बातें करेंगे कि कहेंगे हमने बच्चों को तारे तोड़ के लाके दे दिए। मैं बच्चों की किताबें देखें, आप सिर्फ रट्टाफिकेशन हो रही है, बच्चों को ना कुछ समझाते हैं। बाहर आप देखें, बाहर इजी एक्सेस है, एजुकेशन जो है वो समझाते हैं कि क्या है तालीम, यहाँ में ठूसते हैं। बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर वो बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको उनका बस चले तो किताब को मोड़ के उसके दिमाग में डाल दें, ऐसा नहीं होता है। आप उसको समझाना है, कोई चीज़ भी होती है वो समझानी पड़ती है। बाहर की कैटेगरी है, जैसे इनकी भी, मेरी सिस्टर भी, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अयाज़ की भी फैमिली बाहर है। आप पूछें उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनको ऑनलाइन जो सारा सिस्टम है वो दे रहे हैं। कोविड के बाद तो बहुत आसान हो गया है, और आप बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाते हैं कि तालीम क्या है, कौन सी चीज़ क्या है, नीचे लेवल से। जब वो नीचे लेवल से सीख कर आता है तो ऊपर उसको आसानी हो जाती है। यहाँ पे तो उल्टा है। ये देखिए ना कि एक तो एग्ज़ाम का सिस्टम बाहर ख़त्म कर दिया उन्होंने, ग्रेड्स जो हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फिर एग्ज़ाम्स का भी वो चक्कर उन्होंने उस तरह से छोटी क्लासों में तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। 10th तक उन्होंने अभी जो है ना इसको ख़त्म कर दिया ज़्यादातर ममालिक में। दूसरी चीज़ ये कि वो हम जो है ना इतने, एक मैंने अभी बोला ना आपको, सुबह वहाँ आपको स्कूल छोड़ा, उसका बैग मुझे उठाना मुश्किल हो रहा था, ट्रॉली बैग है जबकि, तो आप इतना कुछ, और क्लास 1 में भी वो, मैंने कहा इतनी किताबें आप, वो पूरी कॉपियाँ भी नहीं जाती हैं क्योंकि टाइम टेबल वाइज जाती हैं। स्टिल आप वो बैग, वो बच्चा जो उठा ही नहीं सकता, आप क्या उसमें ठूस के भेजो? दुनिया जो है वो टैबलेट से पढ़ा रही है, कंप्यूटर पे पढ़ा, AI के दौर की भी हम बात करते, कहाँ जाना है बच्चों ने, और अभी तक हम जो है ना उन्हीं चीज़ों में फंसा कर अच्छा, मुझे एक बात बताए ना, इन लोगों ने यूनिफॉर्म का क्या सिलसिला है? ये कौन सा कमाई का नया जरिया है कि यूनिफॉर्म, हम हमारे यहाँ तो वो अमेरिका में तो बच्चे नहीं पर यूनिफॉर्म पहन के जाते। लेकिन मुझे तो लगता है ठीक है, अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, कि यहाँ पे फिर कॉम्प्लेक्स में डाल देंगे बच्चों को। यूनिफॉर्म से कम से कम एक जैसा तो रहता है। एक नया कमाई का सिलसिला है, वहीं से लेनी है। हाँ, ये गलत है, ये तो खैर आपकी बुक्स जो है वहीं से लेनी है, आपने स्टेशनरी वहीं से लेनी है। मैं जिस स्कूल से पढ़ा, उस स्कूल के अंदर भी उस वक्त से ये राइज है कि आपने कोर्स की किताब जो स्कूल के अंदर एक बुक स्टॉल बना हुआ है उसी से लेनी है। वहीं से आपने यूनिफॉर्म, उन्हीं की अपने स्कूल की यूनिफॉर्म की भी एक दुकान थी, वहीं अंदर दुकानदारी भी चल रही है। आज भी वो स्कूल कायम है, बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल बना पा रहा है। ऐसा ही है। तो ये सिलसिले देखें, ये रोकने पड़ेंगे आपको। अगर फिर आपने बोलते हैं कि दुनिया के साथ चलना है, चीज़ें आपने करनी है, तो फिर ये अब पुराना सिस्टम अब तब्दील हो रहा है, लोगों में शऊर भी जाग रहा है। ये नहीं है कि लोगों में अब शऊर नहीं है, लोग अब आप कुछ बोलते हैं तो चीज़ें सामने आती हैं, एक्सपोज भी हो रही हैं आपकी, लोग देखे जा रहे हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह सलाम है उन लोगों को कि हमारे बोलने, लोगों के बोलने से भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? कि हमारे इदारे वो ऐसा काम नहीं करते। कितना ही ये सब चीज़ें, कौन सा ऐसा चैनल नहीं है जिसके ऊपर ये टॉपिक, ये बात नहीं होती होगी या उनके कानों तक ये बात नहीं पहुँचती होगी। असम्बलियों में भी ये बात हो गई, लेकिन ये नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है।
चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि फैंसी नंबर प्लेट्स जो हैं उनके लिए भी ऑनलाइन बोली शुरू करने का ऐलान कर दिया अशरफ भाई। तो ये क्या प्राइसेस क्या होते हैं वैसे नंबर प्लेट्स के? नहीं, अभी एक नीलामी, और ये नए नंबर्स तो नहीं होंगे ना, ये पुरानी गाड़ियों के नंबर्स हैं क्या? गवर्नमेंट के हैं, किस तरह से इनके? भाई अभी लास्ट नीलामी पहली दफ़ा नीलामी हुई थी और सूबाई वज़ीर जो है शर्जील इनाम मेमन है, एक्साइज के मिनिस्टर, तो उन्होंने एक फार्मूला, लोग अपनी नाम की नंबर प्लेट लेते हैं तो वो स्पेशल नंबर प्लेट कहलाती है। तो आप यकीन करें कि मैं भी देख के हैरान हो गया था, इतना पैसा है। एक गाड़ी चाहे कितनी की भी माली, 1 करोड़ की नंबर प्लेट बिकी है, पता है आपको? ओह माय गॉड, 1 करोड़ रुपए, 80 लाख रुपए, 50 लाख रुपए की तो गाड़ी आ जाए कौन? ठीक है, तो पैसा है। अब इसकी वजह से हम लोग फंसते हैं कि जो, अब मेरी जेब में तो नहीं है, मगर वो 1 करोड़ की गाड़ी के साथ 1 करोड़ की नंबर प्लेट लगा रहा है उसके नाम की। अब वो जो अल्फ़ाबेट, स्पेशल अल्फ़ाबेट उन्होंने नीलामी की और बड़े होटल में किया, तो उसके तो आप अमाउंट तो देखें, करोड़ों रुपए आए एक नीलामी से। उसके बाद उन्होंने एक स्टेप लिया कि उनको नज़र आए पैसे आए, अब अगला स्टेप देने के फैंसी नंबर प्लेट भी अगर आपको लगानी है तो उसकी भी नीलामी होगी, यू हैव टू पे, आप पे करें, कुछ भी लगाएं आप। फिर नहीं, कौन लोग थे ये 1 करोड़ रुपए में नंबर प्लेट खरीदना? ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ये बिजनेस कम्युनिटी है, ये जो है पॉलिटिशियंस हैं, कौन लोग हैं भाई? ये तो बिजनेसमैन थे और मतलब एक शौक़ होता है कि जैसे एग्जांपल कि मैं अशरफ खान है तो खान 1 होनी चाहिए, या शाह 1 होनी चाहिए, या राना 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक शौक़ होता है लोगों को, जिनके पास पैसा है वो शौक़ पूरा करते हैं। पहले ये होता था कि एक इसमें अच्छी चीज़ ये है कि नीलामी से पहले ये होता था कि आप जाएं स्पेशल नंबर लेते 786 001 007, तो एक इसकी नॉमिनल अमाउंट थी, वो आपने पे किया, बाकी आपने अंडर द टेबल दिया, जो अंडर द टेबल होता है वो दिया, और वो सरकारी ख़जाने में नहीं आता था। लेकिन शर्जील इनाम मेमन ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि जो नीलामी की, अब ये ओवर द टेबल आ रहा है और सरकारी ख़जाने में गया, करोड़ों रुपए रमशा एक नीलामी में। ये तो और घर बनाएंगे। अच्छा हाँ, मैं कह रही हूँ उसमें अच्छी बात ये भी थी कि उन्होंने कहा सलाम, लेकिन अच्छा, होगा कि सलाम मुतासिरीन के फंड्स में डालेंगे और घर बनाएंगे। ये ट्रेंड जो है ना, नंबर का ट्रेंड, ये चला है दुबई से। दुबई के अंदर जो है सिंगल डिजिट जो है ना वो मिलियंस ऑफ दिरहम में सेल होती है। अच्छा, वहाँ वंस आपने एक दफ़ा नंबर ख़रीद लिया, वो नंबर हो गया आपका। अब मैं गाड़ी चेंज करूँगा तो वही नंबर प्लेट उस पर लगेगी, मेरा नंबर, वो नंबर अलॉट करते हैं आप। वो आपको ये नहीं होता, हमारे यहाँ होता है कि हम नंबर के साथ ही गाड़ी भेज देते हैं, नई गाड़ी लाएंगे नया नंबर मिलेगा। लेकिन दुबई की जो प्रैक्टिस है उसके अंदर आपको नंबर अलॉट होता है। सिंगल डिजिट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव और वहाँ पे शेखों के पास ही होता है, क्योंकि जब सिंगल डिजिट होता है तो वो यानी कि शेख या रॉयल फैमिली का है वो नंबर। फिर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, यानी 2 और 3 डिजिट तक की गाड़ी के ऊपर अच्छे मिलियंस आपको यानी कि अच्छे पैसे देने पड़ते हैं अगर। और फिर सीरीज़ अच्छी ले ली आपने, 999 का नंबर ले लिया, 777 सिंगल, इस तरीके से अगर आपने, तो इस तरह वहाँ कैटेगरी वाइज नंबर्स होते हैं और वो इसी तरीके से दुनिया वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन हम ये बात इसलिए करते हैं कि हम पहले ही इतने मुश्किलात का शिकार, मईशत हमारी हम कहते हैं कि दबी हुई, हम दुनिया से पैसे भीख मांग रहे हैं और हमारे लोग सिर्फ नंबर्स के ऊपर जब करोड़ों आते हैं तो एक मैसेज, क्योंकि ये सिर्फ खबर यहाँ यहीं नहीं रुक जाती, ये खबर पूरी दुनिया में जाती है। तो अब सिर्फ ये हमारा जो इख्तलाफ होता है, आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन जब इतने ज़्यादा पैसे दिखते हैं तो बोलते हैं आपकी आवाम के पास इतने पैसे हैं, पैसे आप हमसे $5 से $7 बिलियन मांगने आ जाते हैं। मैं यहाँ पे बताऊँ, IMF की टीम आई थी लास्ट टाइम, जो स्टाफ लेवल, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हम बैठे हुए थे बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, स्टाफ लेवल किसे कहते हैं? एक हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आप कर्ज़ा लेने, आप कंपनी हैं, आप कर्ज़ा लेने जा रही हैं तो HBL के प्रेसिडेंट से कर्ज़ा नहीं लेती हैं, जो उनका स्टाफ है ना उनसे मुज़ाकरात करते हैं, फिर ऊपर जाता है, हाँ भाई रमशा को जो है हम 10 करोड़ रुपए हम कर्ज़ा दे रहे हैं, तो प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा। स्टाफ लेवल आया पाकिस्तान में, मैं देख के सीरियस में इतना अफसोस हुआ था। इस्लामाबाद में स्टाफ लेवल, जो मिफ्ता इस्माइल साबिक वज़ीर ख़जाना ने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हम पहले दुबई जाते थे, दुबई में आप यकीन करें कि सारे जो जाते अलग अलग गाड़ियों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया स्टाफ लेवल जो है एक हाईएस्ट में सब बैठ कर आए दुबई में, जहाँ मतलब, और यहाँ पे आपको पता है 8-8 करोड़ की लैंड क्रूज़र खड़ी हुई थी, एक स्टाफ लेवल, IMF का बंदा, वो फुटेज चली है, मैं देख के मैंने कहा आप मैसेज क्या दे रहे हैं, आप तो बादशाहत जो आप दिखा रहे हो। 5 लैंड क्रूज़र खड़ी, 5 लोग आए थे, 5 लैंड क्रूज़र खड़ी हुई थी और उसको बैठाया। अब आप सोचें वो जो आया है स्टाफ लेवल, वो देख के एग्जाम्पल आप कह रही हैं मुझे पैसे दे दो, मुझे अपना मुल्क चलाना है, ये वो, और उसको आप दिखा रहे हो कि 8-8 करोड़ रुपये, वो मतलब कि बच्चा तो नहीं है, उसको सब पता है, तो वो अपने कमेंट्स लिखता है, वो कमेंट्स लिख के कहाँ जाते हैं बाहर,
दुबई में आप अय्याशी कर रहे हैं, अब यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे दुबई में आप सोचें IMF के स्टाफ लेवल आ रहे हैं, एक हाईएस्ट में सब बैठ कर आ रहे हैं। उन्होंने उसके बाद पता है क्या बोला था, इसी वाले जब ये पूरी आप सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बता रहे हैं, तो उसके बाद IMF ने कहा तो था कि आप जो है वो अपने जो शहाना खर्चे उसको कम करें, और फिर वो मुहिम शुरू हुई थी कि जी हम अब गाड़ियाँ तो कम कर देंगे और फलाने जो है वो क्या उसका नाम इन्होंने बड़ा अच्छा दिया था कि इकोनॉमिकल उस पर चले जाएंगे, कट डाउन करेंगे सारी चीज़ों पे, लेकिन बाहर वो हुआ क्या? भाई मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप 8 करोड़ की गाड़ी से उतर के आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप क्या हम बादशाह आप हैं, दूसरी सलून कार से आ जाएं, सारे मिनिस्टर के पास क्यों है ये गाड़ियाँ? वही है ना कि अपने दिलों की तस्कीन के लिए तो इतनी करप्शन कर रहे हैं, इतना जो है वो करप्शन का पैसा इस्तेमाल भी तो करना है। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक इन सिटी 10। बड़ी अच्छी खबर है अशरफ भाई, आपका इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे तो ये खबर मैं करूँगा। आज को मैंने कहा कि अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, रोकें ज़रा, मैं आपको सुनाती हूँ, पढ़ने में बड़ा मज़ा आया ब्रेक में ना। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में बारिशों के बायस मुतासरा सड़कों की मरम्मत से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। अच्छा, अब सुनते जाएँ। सिंध हुकूमत ने 2022 की जो बारिशों के बाद तमाम सड़कों की मरम्मत और तामीर करवाई थी। वज़ीर आला सिंध सड़कों की तामीर के अलावा सिंध हुकूमत KMC और KDA को मरम्मत के फ़ंड देती रही। कराची की सड़कों का सर्वे कर रहे हैं वज़ीर बल्दियात सईद गनी। सर्वे में ये भी मालूम कर रहे हैं कि सड़क, अशरफ भाई का क्लोज बनाए कमर भाई हर एक लाइन के ऊपर, हर लाइन पे अशरफ भाई का क्लोज जो है वो बनेगा, और बूथा क्लोज करें कमर भाई। सर्वे में ये भी मालूम कर रहे हैं कि सड़क कब ख़राब हुई। सईद गनी साहब, तामीर या मरम्मत की गई सड़कें अगर वक्त से पहले ख़राब हुई तो उसकी इंक्वायरी करेंगे। वज़ीर आला सिंध साहब की हिदायत कि इंक्वायरी करें, सड़क किसने बनाई, क्यों ख़राब हुई, जिसने भी सड़कों का नाकिस काम किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मैं चाहता हूँ कि सड़कों की मरम्मत का काम या तामीर का काम जो है वो बेहतरीन मयार का हो, और जो सड़कें तामीर करें उसकी निकासी है आपका जो निज़ाम है वो भी बनाए। वज़ीर आला सिंध ने KMC को हिदायत जारी की है। हर सड़क की सर्विस लाइन भी ज़रूर बनाई जाए। आमीन, दुआ करते हैं हम लोग। सादा आमीन भी तो लिखा हो, वो नहीं लिखा। इन तमाम कामों की मरम्मत के लिए 1.5 बिलियन की ज़रूरत है। ज़रूरत है या दे दिए? $1.5 बिलियन ज़रूरत है, मांगने जाएंगे अब कहीं। 1.5 अरब डॉलर लिखा है, 1.5 नहीं, आप तो डॉलरों में खेलते हैं, आप बिलियन रुपीस में भाई। नहीं, मैं बताऊँ, कल मैंने खबर चलाई है, नॉर्थ कराची एसोसिएशन के जो सदर हैं फैसल मोइज़, बड़ा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, बहुत खुल के बोला ना। तो मैंने जब उनको वीडियो भेजी, उन्होंने देखा भी लाइव, तो कह रहे हैं यार मुझे तो तुमने जोश दिला के बुलवा दिया, अब सब मेरे पीछे लग जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, कह रहे पहले ये बताओ, क्योंकि अयाज का ताल्लुक रहा है, अयाज भी इसको बताएगा। उसने कहा भाई एक ठेका होता है कोई भी चीज़ का, सर्विस लाइन का हो, सड़कों की मरम्मत का हो, सीवरेज लाइन का हो, वो एक ठेका होता है। तो कह रहे जब 40% कमीशन जो है नीचे से आप दे देंगे, 1 करोड़ का ठेका है आपको दिया मैंने, 40 लाख रुपए मैं आपसे ले रहा हूँ, कितने बचे? 60 लाख। कह रहा 60 लाख में अपना मुनाफा निकाला, पे अपने अखराजात निकाले, पे बचे कितने? 40 लाख। खुद भी करप्शन करेगा। ठीक है, अब वो बनना था 1 करोड़ का चीज़, वो कितने पे आ गई? 40 लाख पे। सही बात। तो अब ये है कि इसमें आपका कौन सा जो ये सिस्टम चल रहा है सबको पता है। फैसल मुझे ने कहा कि अगर ये सिस्टम चल रहा है तो आप हमें दो, बिज़नेस कम्युनिटी को, हमारे जो इंडस्ट्री जोन या हमारे जो आसपास के इलाके उनकी सड़कें हम बना के देते हैं। आप बना रहे हो 40 करोड़ की सड़क, हम वो 14-15 करोड़ में बना देंगे। कैसे? मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कैसे कि जादू आदू है। कह रहे हैं भाई सबको पैसे देने हैं तो हम तो देंगे नहीं ना, हम तो डायरेक्ट काम कराएंगे और बना के दे देंगे। ये जो वज़ीर आला साहब बात कर रहे हैं कि किसने बनाई तामीर और सब पता है क्या मरम्मत में, तो किसने, वेंडर्स कौन लेकर आता है? ये जो ठेके मिलते हैं ये हुकूमत देते हैं या बाहर से आके IMF ठेका देके जाती है? अखबार में ऐड लगता है, अखबार के बाद टेंडर पास होते हैं ना। टेंडर पास होने के बाद आपके टेंडर पे ही जिसको टेंडर वो मिलता है। ये लोग, अच्छा 2 तरीके हैं, या तो बिडिंग हो जाए, बिडिंग हो जाए कि जो कम पैसे, जो हुकूमत ने पैसे रखे हैं उस पर वो बोलता है कि मैंने बिड किया कि मैं इस कम पैसों में, इतने पैसों में कर दूंगा। किसी ने हाई किया परसेंटेज कि मैं 20% अबव में काम करूंगा, कोई बोलेगा मैं 20% बिलो में काम करूंगा। अब आप मुझे ये बताएं, जिस शेड्यूल के ऊपर काम हो रहा है, हर चीज़ की एक कॉस्टिंग निकलती है, हर साल का एक शेड्यूल होता है। हमारे यहाँ वो भी नहीं होता। 2012-2014 की जो कीमत है, उस कीमत के ऊपर हुकूमत कहती है हमने 40% ऊपर करके आपको भेज देंगे। ये इस वक्त ये टेक्निकल चीज़ें लोगों को समझ नहीं आएंगी, मैं जल्दी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोग बोलते हैं भाई हमने बिलो में काम कैसे कर सकता है, 12 की कीमत से भी 40% नीचे पे मैं काम कैसे करूँगा?
यकीनन मैं कोई करप्शन करूँगा, वो चीज़ पूरी नहीं होगी, तो आप बिलो वाले को आप कैसे दे सकते हैं? एक चीज़ यहाँ होगी, आपके वो लोग जो ये बैठे हुए हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ने से पहले अपने पहले इदारे के अंदर तो पकड़ लें लोग, जो आपका वहाँ पे खड़ा हुआ इंस्पेक्टर है, जो आपके जिसको हम बोलते हैं एसडीओ है, डीसी है, ये तमाम वो लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, जो खड़े होकर उस वक्त आपकी, जिन्होंने नापना है, जिसने ये एक जो आप कह रहे थे ना कि रॉड डाल के जिसने देखना है कि कितने इंच इसके ऊपर माल डला है, तो वो आदमी कहाँ था उस वक्त जब ये काम हो रहा था या वो कर रहा था, क्योंकि वो पैसे ले चुका है अपनी उस जगह पे खड़े होने के, उस इंस्पेक्शन को क्लियर करने के, वो पहले ही रिश्वत ले चुका है, तो वो आदमी 3 इंच क्यों डालेगा? दूसरी बात ये टेंडर्स जो पास हो रहे हैं तो इसका डाटा तो होगा ना हुकूमत के पास कि मैंने फॉर एग्जांपल गुलशन इकबाल में सड़क बनी थी तो 2022 में बनी थी और इसका टेंडर जो है वो इसको इस शख्स को देता है, अशरफ खान को पकड़ो और जो है वो इसको ब्लैकलिस्ट करो या इसको बोलो कि दोबारा बनाए। तो इसमें कौन सा इतना मुश्किल काम है जो आप इतना चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं? सब पड़ा हुआ है, सेपरा पे जो इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है उसके ऊपर जो टेंडर भी आते हैं और जिसको मिला वो भी अपलोड होते हैं, तो खबरें सब कुछ पड़ा हुआ है। आज निकाल के चलाएं जरा कि भाई किस चीज का शोर हो रहा है। पासपोर्ट ऑफिस सदर पे देखा है आपने, वर्क एंड सर्विसेज गया, अयाज ने बोला वहाँ पे राउंड मारना है, हमने चलो भाई वहाँ गया तो अच्छा वहाँ पे आवा का आवा ना, मैंने कहा कौन सा दफ्तर है ना, वो अंदर जाके वो अंदर गए तो मैंने किस चीज़ लग रहा है खंडर है ना, और ये क्या वर्क एंड सर्विसेज यानी कि जो तामीर और तरक्की का काम देते नहीं है ना सर, इसलिए खंडर। तो मैंने कहा क्या, तो कह रहा है अशरफ भाई यहाँ से 1 घंटा बैठे हैं तो आपको सब नज़र आ जाएगा, टेबल वो फाइलें ये कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं करता होगा, वहाँ जाएँ आप माशाल्लाह, मतलब कि दुनिया के कोई भी इदारा ऐसा काम नहीं कर रहा होगा, वहाँ जाके देखें और जाके हालत जो वर्क एंड सर्विसेज की बिल्डिंग है उसको देख के लग रहा है कि ये तामीर और तरक्की ज़बरदस्त कर रहे हैं, मतलब वो देख के पता चल रहा है जो अपनी बिल्डिंग को नहीं बना सकते हैं वो। यार आप ये देखें ना, वजीर आजम अपनी बजट तकरीर में कह रहा है कि वर्क एंड सर्विसेज वो डिपार्टमेंट है दुनिया का सबसे करप्ट तरीन इदारा, अपने मुंह से वजीर आजम ने बोल दिया कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं। जहाँ आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि वर्क एंड सर्विसेज वो डिपार्टमेंट है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे कम जिनकी परसेंटेज है पैसे लेने की, केएमसी डीएमसी की परसेंटेज 40% है, बाहर बैठ के ले रहे हैं ना, तो वो 22 से 25% लेते हैं, तो पूरे अभी वजीर आजम को पता है जो 40% ले रहे हैं, सीएम साहब को नहीं पता कि उनकी नाक के नीचे जो 40% जहाँ पे जा रही है उनको नहीं पता। सब बोल रहे हैं कि 40% फिक्स है भाई, अगर 40% नहीं दिया काम नहीं होगा। अच्छा भाई फिर ये इस तरह की जैसे मैंने खबर की तरह पढ़ दिया तो क्यों करते हैं ऐसी बातें? लेकिन मैं आपको बताऊं ये ताज़ा खबर ये है कि इस दफ़ा जो नए इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हो गए शहर के लिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं और जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिले उनको बोला इस दफ़ा हम आपसे परसेंटेज कम लेंगे, लेकिन कम लेंगे। ये भी एक खबर बनने जा रही हैं क्या? जी, कॉन्ट्रैक्ट हो गए उनके। कौन सी सड़कें बन रही हैं? सारी बन रही हैं? क्या होगा? जितने शहर की जो मेन, पहले तो जो इनका जो टारगेट होता है मेन सड़कों का वो पूरी होंगी। अगर आप सोच रही हैं कि गली मोहल्ले की सड़कें बन जाएंगी, वो तो नहीं बनेंगी, लेकिन जो मेन शाहराहों पे खड्डे पड़ गए, 1.5 अरब रुपए 2000 रुपए याद है, कनेक्टिंग रोड्स बनना जरूरी है। अब ये जो हमारे कनेक्टिंग रोड्स बहुत खराब हो गए, गरीबों के लिए कहा था 2000 रुपए, अब ये है 1.5 अरब रुपए। कराची का डायमीटर ने 7 अजलाएँ, मैंने सिर्फ नॉर्थ कराची में जाके किया है, यकीन करें कि वहाँ खड़े हुए कैमरामैन कमर आबदी मेरे साथ थे जो अभी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, आप यकीन करें इनसे पूछें, लोगों ने खुद आके, मैं नहीं गया हूँ, हम खड़े होकर फुटेज बना रहे थे, वहाँ की पब्लिक खुद आ गई कसम से, मतलब मैंने किसी को मतलब इल्तिजा नहीं की आके बात कर लो, खुद आए और ऐसी ऐसी जली कटी उन्होंने सुनाई है, खुद बोले आप कमर आबदी हैं हमारे साथ, उन्होंने खुद जाके और खुद रोड मतलब गटर हैं, ढक्कन नहीं है, और वो जब बताया यकीन करें कह रहे रक्शे चिंची रक्शे, क्योंकि छोटा इलाका है, न्यू कराची है, उसके आसपास रिहाइश भी है, इंडस्ट्री एरिया भी है, गोदरा पे लकड़ी का काम होता है, लोग जा रहे हैं, मतलब ऐसी है कि लग रहा है आप खंडर मुंजो दड़ों में जा रहे हैं ना, वो खंडर, और वो रक्षा चिंची जा रहा है, और वो बताया कि बच्चा गिरा है, और जैसी गिरा तो वो जैसी चिंची तो पूरा हिल रहा है, देखा ही आपने कैसे, वो जब गड्ढे में गया तो बताया कि वो नीचे गिर गया गड्ढे में, वो जो गटर था। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हादसे भी हो रहे हैं, चिंची भी उलट रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ अमवात भी हुई है, लेकिन कोई नहीं आया। केएमसी की 7000 रोड है वो, हमारे यहाँ ये चला, फिर हमारी टीम गई, जो प्रोग्रामिंग की टीम है वो भी गई जाके किया, लेकिन मैं बताऊँ हमारा काम है आगाही देना, हमारा काम है लोगों की आवाज़ बनना, सब हमने कर लिया, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वो कब बनती है।
मैं बस उसके अब ये बातों से निकलेंगे, इजलास कर लिया, अब बातों से निकल के कहाँ तक पहुँचते हैं ये भी हम देखेंगे। भी हम भी सब यहीं पे मौजूद हैं, नज़र आ ही जाएगा कि क्या हो रहा है। और जैसे भी अयाज ने बताया, होता है कि नहीं होता, सड़कें बनती कि नहीं बनती, सब सामने आ जाएगा। थैंक यू अयाज एंड अशरफ भाई, आप दोनों का शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेशन है उसके हवाले से, और फिर हम थोड़े कानूनी रास्ते भी तलाश करने की कोशिश करेंगे कि एक तो अभी हम शुरू में भी शो में बात कर रहे थे कि बहुत सारे रास्ते हैं, वजह है, लेकिन सही तरीके से लोगों को बताए नहीं जाते, या इतने जना ब्लैकमेलिंग की जाती है, सही कंसल्टेंट्स का इंतखाब नहीं करते, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, राइट जो है आपके पास पाथवे नहीं होता। जबकि अगर आप चीज़ें सही तरीके से प्रोसेस करें तो आप आसानी से, और अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन उस हिसाब से रखें कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, आप जो है वो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, तो आपको फिर हर्डल्स नहीं आते। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम पैसों का झांसा लेकर के, अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स 50 लाख में जा रहा है तो जी उसको 20-30 लाख रुपए का झांसा देंगे और वो पैसे जो है वो हड़प भी लेते हैं। और फिर या तो ऐसे गैर कानूनी रास्ते बताते हैं कि जिसमें जो है लाइफ थ्रेट्स तक होती हैं। और हमने देखा भी है कि जब लोग सरहदें पार करते हैं, चाहे वो पानी के रास्ते करें, चाहे वो बाय एयर करें, चाहे वो जो है ना बाय लैंड करें, तो फिर मसाइल आते हैं। बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है, बहुत सारे लोग जो है वो जानों से जो है उनकी जानें चली जाती हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं, ज़िंदगी भर वापस नहीं आते, जेलों में सड़ते रहते हैं। तो ऐसे रास्तों का इंतखाब करने से पहले हमें कई बार जो है वो सोचना क्या, बल्कि करना ही नहीं चाहिए। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि सही रास्ते क्या हैं, गलत रास्तों से कैसे बचना है। हमारे पास जो है वो हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। शाजिब रईस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप जो है सीनियर माइग्रेशन कंसल्टेंट हैं, वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ जो है मेरे पास एमडी रईस खान साहब भी मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। एमडी रईस खान साहब वेलकम टू द शो, और शाजिब साहब आपको भी वेलकम करते हैं। तो जनाब, हम जब सबसे पहले ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास सही रास्ते भी वजह होते हैं, गलत रास्ते भी वजह होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता कि करना क्या है। तो जब लोग गलत रास्ते अख्तियार करते हैं तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है और कौन कौन से रास्ते हैं जिनके थ्रू लोग जाने की कोशिश करते हैं? स्टार्टिंग विद यू। अच्छा, बेसिकली इसके लिए तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो इलीगल माइग्रेशन है, जिसके हवाले से आपने भी बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, और ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तमाम हमें नाज़रीन के लिए, क्योंकि पिछले 11 साल से जो मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ उसमें यही तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं कंटिन्यूसली, जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। और ये बेसिकली जो इलीगल माइग्रेशन है, इसकी जो वजह है वो बेसिकली यही है कि जिसमें लोग जो बाहर जाना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, और उनको कोई लीगल रास्ता नहीं मिलता तो वो इलीगल तरीके से जाना चाहते हैं। अब उसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं कि जिसमें वो बाय शिप भी जाते हैं, बाय एयर भी जाते हैं, और बहुत सारे वो डिफरेंट सिनेरियोज़ को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इसका अल्टीमेटली जो बेसिक मकसद है, बेसिकली बाहर जाना, वो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो ऐसा होता है कि जैसे 300 लोग यहाँ से निकले हैं तो इलीगल तरीके से वो तकरीबन 20 लोग पहुँच पाते हैं, बाकी 280 लोग जो है वहाँ पर वो कहीं रास्ते में कहीं ना कहीं जो मिस हो जाते हैं बेसिकली। तो इसका जो इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ इलीगल जो प्रोसीजर को इन्होंने अडॉप्ट किया, वो उसकी सबसे मेजर वजह यही है कि उनको कोई लीगल प्रोसीजर्स बताने वाला पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आपने कंसल्टेंट्स के हवाले से जो बात की, तो हमारे यहाँ इलीगल प्रोसीजर्स ही जो ज़्यादातर गाइड की जाते हैं, 80-90% लोग वही गाइड कर रहे होते हैं, और वही क्लाइंट जो हैं या जो लोग हैं बेसिकली वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे जो बेसिक पर्पज़ है वो बेसिकली अवेयरनेस है कि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है कि उनको किस तरह के ऑप्शंस को अडॉप्ट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल ये बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। रईस खान साहब, जो हम बात ये कर रहे हैं कि जो गैर कानूनी रास्ते अख्तियार करते हैं, और देखें उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बुरे हैं। लोग जेलों में सड़ते रहते हैं, कंटेनरों में मर जाते हैं, या बॉर्डर्स पे मार दिए जाते हैं, डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, सारी ज़िंदगी उन पे बैन्स लग जाते हैं। तो कितनी मुश्किलात होती हैं और क्या क्या जो है फेस करना पड़ता है? पहले स्टेज पर तो मैं ये कहना पसंद करूँगा कि ख़ुद लोगों की गलती होती है। उसकी वजह यह है कि वो इमिग्रेशन कवानीन से नाबलद होते हैं, और वो गैर कानूनी तौर पर जाने के लिए जाली एजेंडों का सहारा लेते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स के हवाले से प्रोटेक्टर के लाइसेंस, बाकायदा प्रोटेक्टर कराने के लाइसेंस ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स को दिए हुए हैं,
बजाय उनके पास जाने के वो जाली एजेंटों के पास जाते हैं। जाली एजेंट फिर उनसे रकमें लेते हैं और फिर उनको वाया ईरान या तो टर्की या फिर मस्कत ओमान की तरफ रवाना कर देते हैं। जो लोग टर्की के ज़रिए यूरोप जाना चाहते हैं उनको यूरोप 20-20, 25, 30-30 लाख रुपए लेते हैं। अच्छा, उसमें उनको लालच और जहाँ से ये दिया जाता है कि तुम्हारे जो दोस्त हैं इन लोगों को हमने भेजा है, उनकी तस्वीरें दिखाते हैं, उनके मकानात दिखाते हैं, उनकी वेल्थ दिखाते हैं कि देखिए वो ये खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये लालच और उसके चक्कर के अंदर वो अपनी पूंजी और अपना कर्ज जो बीवी के एवं जेवर तक बेच करके, हमें जेलों में बहुत सारे लोग ऐसे मिले और मैं 89 से इस लीगल अवेयरनेस के लिए काम कर रहा हूँ। ये जो जेलों में लोग मिलते हैं तो ये क्या इनको निकाला जा सकता है वहाँ से, या बहुत एक मुश्किल प्रोसेस होता है, ये क्या होता है? देखिए, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नौइयत के जराइम होते हैं। जैसे पासपोर्ट एक्ट है, उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है सेक्शन 6(1) में वो 3 ईयर्स है। इसी तरह इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 जिसमें प्रोमोटर्स उसका भी रोल है और इलीगल इमिग्रेशन का भी रोल है। अगर कोई एजेंट इनसे ज़्यादा पैसे लेता है तो 22B सेक्शन मौजूद है, 22A भी मौजूद है, उसमें 14 ईयर्स पनिशमेंट है। लेकिन लोग कानून का सहारा लेने के बजाय इलीगल रास्ते ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, ये जो लोग जाते हैं जिनको सजाएं हो जाती हैं, पकड़े जाते हैं, तो ये दूसरे वाले कंट्री की जेल्स में होते हैं या हमारे मुल्क की जेलों में फंसे होते हैं? ये दूसरी जेलों में भी होते हैं। तो उनको असिस्टेंस भी करना मुश्किल है ना? नहीं, वहाँ से फिर हमारी जो कंट्री के सफ़ीर हैं उनको आउट पास बना के देते हैं, फिर वो डिपोर्ट किए जाते हैं, यहाँ पर आते हैं। उनको फिर यहाँ भी सजाएं होती हैं 17 इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत। अच्छा, चूँकि हर आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो प्रोटेक्टर करा के बैरून मुल्क जॉब के लिए जाए। 17 इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस का इत्तलाक़ होगा अगर जो इन शिक के अलावा किसी और तरह से, इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के अलावा किसी और तरह से बैरून मुल्क जाए। तो जो लोग डिपोर्ट होने के बाद जो है वो मुल्क में लाए जाते हैं तो उनको डायरेक्ट जेलों में भेजा जाता है यहाँ से, और उनको किस तरह की सजाएं हो सकती हैं? उनको पहले FIA AST सर्कल जो है वहाँ भेजा जाता है, वहाँ उनकी FIR कटती है, फिर मुतालिका कोर्ट में अगर उसका 6(1) का केस है तो मजिस्ट्रेट का ट्रायल होगा, और अगर इमिग्रेशन का केस है तो स्पेशल जज का। सही। हमारे यहाँ रास्ते जो है ना समझाना भी एक मुश्किल काम है कि भाई करना क्या है, और थोड़ा सा ही होता है कि थोड़े पैसे बच जाएंगे या कम पैसों में आप 6, 8, 10 लाख 20 लाख के अंदर जो है वो आप चले जाएंगे, क्योंकि दूसरा रास्ता तभी लोग इख्तियार करते हैं जहाँ पे पैसा बचाना हो। तो ये पॉसिबल वेज़ जो हैं वो जाने की, उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए, किस तरह के रास्तों का इंतखाब करना चाहिए, कैसे हो सकता है वो फिर शाजिब साहब? अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि आपने जो पैसों की बात की कि लोग पैसे बचाने के चक्कर में गलत रास्ते को अडॉप्ट करते हैं। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं कि ड्यूरिंग द कोविड 2020 में टर्की का वीज़ा बड़ी आसानी से बेसिकली लग रहा था, विज़िट वीज़ा, और उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए में आपको 1 हफ्ते का वीज़ा मिल रहा था। उसके बाद आप वहाँ जाके 1 महीने में रेजिडेंसी अप्लाई करें, 2 साल की आपको रेजिडेंसी मिल रही थी। उसके बाद भी एक मुझे किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा कि वहाँ पर तकरीबन 200-300 लोग हैं जो डंकी की नीयत से जाना चाहते हैं। तो मैंने उसमें ग्रुप में पूछा कि आपके ग्रुप लीडर आपसे क्या अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे वही एग्जैक्ट अमाउंट बताया, 1.5 से 2 लाख रुपए का, जो एग्जैक्ट वही अमाउंट है जो लीगल प्रोसीजर में है। लेकिन वजह उसकी उन्होंने हमें ये बताई कि अगर हम इलीगल प्रोसीजर से निकलने में कामयाब अगर हम हो जाते हैं तो हम टर्की से आगे के साइड पे भी जा सकते हैं, और दूसरी बात ये कि इसमें हम लॉन्ग टर्म स्टे भी कर सकते हैं टर्की के अंदर। वरना अगर हम लीगल प्रोसीजर पे जाएंगे तो हमें हफ्ते या 10 दिन के बाद वापस आना पड़ेगा। तो अमाउंट का तो एक इशू है ही, लेकिन अगेन जो मैंने आपको स्टार्ट में बात बताई थी अवेयरनेस के हवाले से कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की ज़रा कमी है। लोग जो गलत शिकार हो जाते हैं, वो जो भाई ने भी बात बताई कि कंसल्टेंट सही गाइड करने वाले नहीं हैं और लोगों के अंदर भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, और अल्टीमेटली ज़ाहिर है ये जो सारा प्रोसीजर जो चलने वाला है वो गवर्नमेंट की नीयत से चलने वाला है। हम तो चूँकि कंसल्टेंट लोग हैं, हमने तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को काफ़ी दफ़ा सजेशन दिया है कि हमें भी कहीं पर अंडर में लाया जाए किसी मिनिस्ट्री के, ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन होनी ज़रूरी है, क्योंकि हम ओल्डेस्ट कंसल्टेंट हैं तो डिस्क्रिमिनेशन होना ज़रूरी है कि एक नया कंसल्टेंट किस तरह से अमाउंट चार्ज करेगा, कैसे भेजेगा। अच्छा, वैसे जो हमारा काम है वो बेसिकली वर्क परमिट में बाहर भेजना नहीं है, हमारा काम इमिग्रेशन और स्टूडेंट वीज़े का काम है, जिसमें हमारे पास एक प्रोफेशनल आते हैं, उनको हम एक कम्प्लीटली स्क्रूटनाइज करते हैं प्रोसीजर के एतबार से, फिर उसका हम केस टेकअप करते हैं। ये जो ज़्यादातर जो लोग डंकी लगाते हैं या इलीगल प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादातर ब्लू कॉलर जॉब वाले होते हैं, ठीक है, जो इलीगल प्रोसीजर्स पे जाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए बड़े अच्छे सिस्टम्स हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने जो कल इन्विटेशन राउंड रन किए हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के, उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, सारे जो ब्लू कॉलर्स वाले हैं, 65 पॉइंट्स यानी कि जो मिनिमम पॉइंट्स क्राइटेरिया है उसके पर उन्होंने इन्विटेशंस दिए हैं। तो इतना इजी है क्योंकि ये जो ब्लू कॉलर जॉब के अनस्किल्ड पर्सन्स हैं ये पूरी दुनिया में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नहीं, लग ये रहा होता है ईजी है। वो पैसा कितना लगेगा? 8 से 10 लाख रुपए टोटल।
कहाँ से लाएगा हमारा प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन बाहर, इसलिए डंकी लगाते हैं ना। देखें एक चीज़ अब ये सवाल मैं आपसे मैं आपको एक OPF एक इदारा है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन की वेलफेयर के हवाले से, जो तारीख की नंबर उसके लोग आते रहते हैं हमारे शो में, जी अदनान बराचा साहब वगैरह तो सब होते हैं। उनके पास बाकायदा एक ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ वेल्डिंग का, प्लम्बिंग का काम स्किल्ड बनाया जाता है लोगों को, सेमी स्किल्ड, फिर उनको जॉब के लिए बाहर भेजा जाता है। तो हमारे यहाँ हर सतह पर ऐसे ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए। IT के हवाले से भी इस वक्त दुनिया के अंदर मैन पावर की शॉर्टेज हो गई है, बल्कि माइनस में जा रही है। बट ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि यहाँ यूथ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। हमें उनको स्किल्ड बनाना है, हाईली स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। तो हमारे यहाँ बेरोज़गारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी ममालिक हैं वो हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, चूँकि हमारे यहाँ मैन पावर है लेकिन अनस्किल्ड है। उनको स्किल बनाते हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे थे अभी कि अभी ये इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर जो है या वेटर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे यहाँ से बहुत जाते हैं, मेसन्स हैं, तो इनके पास पैसों का ही तो मसला होता है जो सही तरीके से नहीं पहुँच पाते, तभी तो कंटेनरों में घुस के जा रहे हैं और जो है वो बाय बस जा रहे हैं या जो है वो लैंड्स क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो पैसे का इंतज़ाम है ये नहीं कर पाते। नहीं, लेकिन आप तो बड़े आसानी से रहोगे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, मैंने भी देखा है सब कुछ। कैनेडियन जो है वो आपके पास वो कुक बहुत जल्दी जा सकता है, आप बार बहुत जल्दी जा सकता है, टाइल लगाने वाला जो बहुत जल्दी जा सकता है रादर देन मी, जितना भी पैसा लगा लूँ। तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ वो फंसते कहाँ हैं, पैसे के ऊपर आके। नहीं, लेकिन भाई ने भी जो बात की ना कि अगर आप किसी को बाहर का बताते हैं ना, और अगर आप उनको कहते हैं 8 से 10 लाख रुपए एक्सपेंस आएगा और आप बाहर चले जाएंगे, उस नियत से वो लोग घर का जेवर बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई है वो तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं जो आप लोग बात करे जा रहे हैं सारी वो अनएम्प्लॉयमेंट स्किल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास प्रोफेशनल्स आते हैं सारे वो लोग जिनके 15-15, 20-20 साल के इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस हैं। आजकल का सिनेरियो वो चल रहा है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है कि हमें किसी तरीके से किसी भी कंट्री में भेज दें। हम इस टाइम पे 6 कंट्रीज़ की इमिग्रेशन ऑफर कर रहे हैं, वो हमें CV शेयर करते हैं, वो कहते हैं किसी भी कंट्री में हमें एडजस्ट कर दीजिएगा, आप हमें बताइएगा कि हम कहाँ के लिए एलिजिबल हैं। तो बेसिकली लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस जो बढ़ गया है, बेसिकली बाहर जाने का क्रेज़ हो गया है, या एक दूसरे को देख कर के हमारे फ्रेंड सर्किल में वहाँ पे मौजूद है, उनकी क्या लाइफस्टाइल चल रहा है, तो उनके अंदर भी एक जो इन्फ्लुएंस आ जाता है कि हमें भी बाहर जाना चाहिए, या लाइफस्टाइल है, या जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट के इशूज़ हैं, फाइनेंशियल इशूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोग जाना चाहते हैं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो है वो सिक्योरिटी जो है वो उसके कंसर्न हैं, जिसकी वजह से लोग जाना चाहते हैं। अच्छा, हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे, पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अगर आपके भी कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बात हो रही है कि डंकी क्या है और क्यों लगाई जाती है। भाई, आप अपनी ज़िंदगी जो है वो दाव पर क्यों लगाते हैं? सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कमाया होता है वो भी ज़ाया हो जाती है और हासिल उसूल कुछ नहीं होता। तो बेसिकली रईस खान साहब, ये जो लोग लगा के डंकी जाते हैं फिर उनके साथ क्या क्या होता है? आपने केसेस देखे होंगे बहुत ज़्यादा, और किस तरह के जो है ना लोगों के साथ फिर वाक़यात होते हैं, इस बारे में बताएं ना ताकि लोगों को सीख मिले। कोई बीवी का जेवर बेचता है, कोई कर्ज लेता है 30-30, 40-40 लाख रुपए अमेरिका कनाडा जाने के लिए, और फिर ये जाली एजेंटों के हाथ चढ़ जाते हैं बेचारे, और फिर जेल भी काटते हैं। जाली दस्तावेजात रखें और पकड़े जाएं तो उस पर क्या सज़ाएं होती हैं और किस तरह का एक्शन होता है? देखिए, जाली जैसे पासपोर्ट एक्ट में अलग सज़ाएं, इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस में अलग सज़ाएं। अगर आपके वीज़े या वो जाली हैं, इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत इसमें 5 ईयर्स पनिशमेंट है, और अगर कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो उस पर 22B का मुकदमा कायम होता है। सही। अच्छा, अब ये जो जिस तरह की चीज़ें हम बातें कर रहे हैं, ये तो पैसा सारी ज़िंदगी का आपने तबाह कर दिया। जब लीगल वेज भी हैं तो सस्ते से सस्ता जो आपके पास एक्सपेंस आता है वो कितना है? महंगे से महंगे में तो आप करोड़ों रुपए ले जाके भी चले जाएं और बिज़नेस वीज़ा ले लें। या आपने TRP की बात की, वहाँ पर टर्की में जो है आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, और बड़े सस्ते जो है ना लोगों ने अपार्टमेंट्स वगैरह वहाँ पर लिए हैं जब ये इन्होंने स्कीम लॉन्च की थी। तो क्या है आपके पास रास्ते कम पैसों में और अच्छी जगह जाने के? देखिए, मैं आपको बताऊं, यूजुअली हमारे पास जो 5-7 कंट्री जिसमें हम अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सपेंस ज़्यादा नहीं है, 10-15 लाख रुपए का टोटल एक्सपेंस आता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो अभी हमारी बात चल रही है इस हवाले से, इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने लोग एलिजिबल हो रहे हैं उसके लिए। हमारे पास अगर CVs अगर 1000 CVs आती हैं एक महीने में, तो टोटल 34% लोगों को हम एलिजिबल करते हैं, हम 66% लोगों को मना कर देते हैं। तो ये अगर 66% लोग अब दोबारा मार्केट में किसी दूसरे कंसल्टेंट के पास जाएंगे
तो वो फिर उनसे केस रजिस्टर कर लेंगे। हो सकता है वो उनको कोई सुहाने ख्वाब दिखा दें, क्या ठीक है आपको किसने कंसर्न ने मना किया लेकिन आपका तो केस हो सकता है, इसमें पॉसिबल है। तो बेसिकली ये जो डिस्क्रिमिनेशन होना ज़रूरी है कि कौन सही है कौन गलत है। जहाँ तक बात पैसों की है तो इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं है हमारे पास। जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड भी है, यूएसए का EB-2 प्रोग्राम बड़ा प्रोमिनेंट चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन, और ये जो सारे अभी जो हम बात करें ब्लू कॉलर की, इन लोगों के लिए बड़े ईजी प्रोग्राम्स हैं। लेकिन अब ज़रा डिफरेंस क्या आ जाता है, एक तो आइल्स का, क्योंकि हमारे यहाँ अगर एक आप किसी प्लम्बर को बोलेंगे कि आइल्स करना है तो डेफिनेटली उसको बेचारे को आइल्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं बोलना है, आइल्स बोलेगा वो, ठीक है। तो आइल्स का एग्जाम अपेयर करना है, 6 बैंड साइट्स लेकर आना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ है कि वो पॉइंट्स का मीट करना, उस पॉइंट्स के साथ अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना। तो यहाँ पर कुछ हर्डल्स आएंगे लेकिन अमाउंट का मसला नहीं है। अमाउंट का मैंने आपको बताया कि अगर जो लोग भी वो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाएगा अमाउंट का। एक्चुअल इशू है कि उनकी एलिजिबिलिटी प्रॉपर तरीके से बने और वो सही हाथों में आ जाए, और उसका प्रॉपर अगर केस चलता है तो हमारे पास जाते हैं शेफ्स भी जाते हैं, कुक्स भी जाते हैं हमारे पास, प्लम्बर्स भी जाते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिशियंस भी जाते हैं। तो ब्लू कॉलर भी है हमारे पास और वाइट कॉलर। फंस कौन रहा है? वाइट कॉलर फंस रहा है बेचारा। वाइट कॉलर फंस जाता है उसमें इसी तरीके से होता है। स्किल्ड लोगों में से आपको डॉक्टर इंजीनियर्स की तो डिमांड है, आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड है, लेकिन जो रादर मार्केटिंग है, सेल्स है या दीगर जो शोबों से वाबस्ता है वो फंस जाते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। उनको वो उनके नौ कोड्स में नहीं आते, या आपने जैसे बताया कि स्पेशलाइज्ड स्किल्स में नहीं आते, तो उनके लिए रास्ते फिर जो है ना वो मुश्किल आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ अभी भी जो हमारे यहाँ एक बड़ा पोर्ट्रे किया जाता है नेगेटिवली कि पाकिस्तान से जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं बड़े, अब वो लीगली बेसिस पे कर रहे हैं कि 7 लाख लोगों ने माइग्रेशन कर लिया, 8 लाख लोगों ने कर लिया पूरे साल में। हमेशा हर ईयर का एक स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं अगर वर्ल्ड वाइड मैं स्टैट्स अगर आपको बताऊं ना तो 281 मिलियन जो है माइग्रेशंस होते हैं पर ईयर, जो कि 3.6% बनते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम पॉपुलेशन का काउंट करें। पाकिस्तान में तो ये 1% भी नहीं बनता ये, अगर हम 7 लाख की बात करते हैं तो एक बड़ा छोटा फिगर है। और ये माइग्रेशंस पहले से होते हुए आ रहे हैं, ये कोई नए माइग्रेशंस नहीं है, अभी हाईलाइट हो गए हैं बस। अभी हाईलाइट ज़्यादा हो गए क्योंकि हमारे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ज़्यादा चल रही है, तो इसलिए इसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, वरना ये बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है माइग्रेशन, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। अगर कोई जाली कंसल्टेंट के हत्थे चढ़ जाए और पैसा हड़प ले कोई कंसल्टेंट, तो उसके लिए क्या लीगल एक्शन करें, कहाँ जाएं? FIA को एक एप्लीकेशन दे, सिंपली एफिडेविट के साथ कि फला एजेंट ने मुझे उसके पार्टिकुलर्स बताए कितने पैसे लिए, तो FIA फ़ौरन उसको अरेस्ट करेगी, उसकी FIR 22B इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत काटेगी। अच्छा, पैसे देते वक्त भी क्या होता है जी, लेन देन ऐसे हो रहा है, अब वो मुझसे मांगेंगे लाओ भाई तक कहाँ पैसा दिया, अब उसके लिए क्या करने की ज़रूरत होती है आपको? कोर्ट में जब केस चलेगा उस वक्त साबित होगा कि किस तरह ट्रांजैक्शन हुई है, बैंक के थ्रू हुई है, कैश दिया है, किसके सामने दिया है, लेकिन FIR तो कट जाएगी उसकी। मेरे पूछने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है वो शाहजेब को पैसे दे रही हूँ और शाहजेब ने मुझे कहा कि रमशा आपने फर्स्ट फेज में 20 लाख रुपए देने हैं, एक एग्जांपल है, 20 लाख रुपए लेके उनका तो वारे नहीं आ रहे होगा, गायब हो गए शाहजेब साहब। अब ढूंढ रही हूँ मैं, 20 लाख रुपए लिया है तो कहाँ है? आपने चले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता ना, बेचारों को कुछ बेच कर आए और 20 लाख रुपए दे दिए हाथ में, तो अब उसके लिए क्या आपको चेंज और क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं आपको कि एफिड पेपर पे साइन कराएं, क्या करवाएं, एविडेंसेस रखना कितना ज़रूरी है, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। हाँ, एविडेंस ये कि वो किसी के थ्रू आप जाएं ना, और जो चीज़ आप दे रहे हैं जैसे बैंक, कभी भी कैश ना दें, थ्रू बैंक दें, अगर दे रहे हैं तो अव्वल में इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लेना देना ये भी गैर कानूनी है। जो प्रोटेक्टर फीस है उसके अलावा बैरून मुल्क जाने की यही तो सज़ा है। अच्छा, क्या आप थ्रू प्रोटेक्टर करा के जाएँ बैरून मुल्क? इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस इस बात का पाबंद करता है हर तारिक वतन को कि वो इसके तहत जो भी जॉब के लिए जाना चाहता है रजिस्टर कराए, वरना उसको सज़ा 17(1) में है। किसको? जो रजिस्टर जो जा रहा है वो, या जो किसी के जो जा रहा है जॉब के लिए, अच्छा, उसको, और जो पैसे ले रहा है उसको 22A और 22B, उसमें 14 ईयर्स पनिशमेंट है। पैसे लेके कोई भाग जाए तो क्या करें? FIR कटवाएं, FIA में जाएं, और फिर आपका जो है वो केस चलता है उसमें, तो वो आपको पैसे मिलने के चांसेस होते हैं, और कितना टाइम लगता है उसमें? उसमें कोर्ट पहले पैसे दिलाती है, फिर केस शुरू होता है, अभी ये प्रोसीजर है। अच्छा, हाँ। और केस का टाइम कितना है? केस तो 6 महीने चलेगा, लेकिन जल्दी ख़त्म हो जाते हैं आजकल। सही। शाहिद साहब, ये पैसे लेते और लेन देन में बड़ा आपको भी मोहतात होना पड़ता है, और लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल। लेने वाले को तो खैर मज़े है, चलो भाई ले ही रहा है, देने वाले की बड़ी जना प्रॉब्लम होती है कि भाई वो कैसे अपना पैसा सेव करेगा। सबसे पहले तो चीज़ ये कि आजकल स्मार्ट स्कैम्स हैं, और जो आप स्कैम्स की बात कर रही थी तो वो अब इस तरह से नहीं है कि किसी कंसर्न ने पैसे लिए और वो पैसे लेके भाग गया। अब तो इतने स्मार्ट स्कैम्स हैं कि वो आपसे पैसे ले लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने आपके साथ स्कैम किया है बेसिकली।
उसकी वजह ये है कि अभी एक लाहौर के कंसल्टेंट हैं, उन्होंने किसी से 5 लाख रुपए लिए कि हम आपकी कनाडा में जॉब लगवा देंगे और आप 15 लाख रुपए हमें बाद में दे दीजिएगा जब जॉब लग जाएगी। हाँ, बड़ा होता ठीक है। अच्छा, और वो कंसल्टेंट भागा ये भी नहीं। बोलते हैं आप कनाडा पहुंच जाएं, उसके ऐसे बाद ही है हम जो है ना एयरपोर्ट पे पैसे ले लेंगे। एयरपोर्ट पे पैसे, अच्छा अब क्लाइंट जो है वो सिक्योर हो गया कि यार कितना ये तो अच्छा पैसा कंसल्टेंट है, ये तो लेगा, पैसे ले ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर स्मार्टनेस कहाँ पे आ रही है कंसल्टेंट की? वो स्मार्टनेस ये आ रही है कि यहाँ पर वो ये करने लगे कि वो अमाउंट आपसे लेते हैं और 1 साल में आपने 50 लोगों से अमाउंट जमा किया, 5-5 लाख रुपए खुद बाहर। और 2.5 करोड़ रुपए आपने लिए और वो आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए और उससे आपने पैसे से पैसा बना के आपने 5 लाख रुपए 1 साल के वापस भी कर दिए। तो स्मार्ट स्कैम बेसिकली अभी चल रहे हैं, अभी भागने वाला सिलसिला जो है अब किसी हद तक, जैसे FIA की बात कर रहे हैं तो FIA ने काफ़ी हद तक इनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ की हैं, तो अब कंसल्टेंट नहीं भागते, लेकिन यूजुअली ये वाले स्कैम्स हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात आपने जो दूसरी बात की थी कि किस तरह से मॉनिटर इसको करना चाहिए, तो मॉनिटरिंग इसका बड़ा अच्छा प्रोसीजर है कि आप देखें कंसल्टेंट कौन कौन रजिस्टर हैं, गूगल की अच्छी रैंकिंग्स देखें, उनकी रजिस्ट्रेशन चेक करें। जहाँ रजिस्ट्रेशन देखेंगे आप, जहाँ ये देखेंगे कि कितने लोगों को ये लोग मतलब पहले से बाहर भेज चुके हैं, उनके ऑनर क्या काम करते हैं, कब से काम कर रहे हैं, तो ये अगर आप स्क्रूटनी करेंगे ना कंसल्टेंट्स की, तो मेरा ख्याल है आप सही। अच्छा, ये भी बात है कि स्क्रूड कैसे करना है ना, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, नासिर साहब, जो कि हमें माल्टा से कॉल कर रहे हैं और जो है वो बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद रईस साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी मेरा सवाल ये है कि मैं भी इस जो 2 नंबर जो बोगस कंसल्टेंट है इसका डसा हुआ हूँ। ये तो मेरे नसीब अच्छे हैं कि मैं बाहर आ गया और अल्लाह का शुक्र मैं यहाँ पे वेल सेटल हूँ। प्रॉब्लम ये है कि 2011 में एक कंसल्टेंट से उनके ऊपर मैंने FIR करवाई थी, उन्होंने मेरे पैसे लिए थे कनाडा जाने के लिए। अब रईस साहब से मेरा सवाल ये है कि गुज़िश्ता यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है शायद 11 साल हो गए मेरे इस केस को, ना तो मुझे पैसे मिले और ना ही मेरे ख्याल है FIR वालों ने कोई जिद्दोजहद की है। लो, तो मेरा सवाल ये कि अभी भी वो केस वैलिड है या वो केस खत्म हो गया, या मैं पाकिस्तान जाके इस केस को अभी परसू कर सकता हूँ? और मेरे को पैसे भी नहीं मिले और कुछ भी नहीं हुआ, बस 11 साल से केस मेरा लटका हुआ है। कभी मेरे घर में अदालत से नोटिस नहीं है कि अब अदालत में पेश हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। 11 साल से केस वहीं का वहीं अटका हुआ। बल्कि मुझे तो लगता है कि मैंने FIR को इन्वॉल्व करके जो रही थी कसर थी कि चलो मैं उनसे मिलने चला जाता था ऑफिस, वो भी मसला खत्म हो गया। अच्छा, साथ रहिएगा नासिर साहब, आप हमारे ना फोन पर कुछ पूछना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। 11 साल, आप तो 1 साल में केस निपटा रहे हैं। दरअसल आपको ये केस जब FIR कटी थी इसको परसू करना चाहिए था। वो एजेंट अगर गिरफ्तार नहीं हुआ था तो उसको गिरफ्तार कराने में FIA की मदद करते हैं। वो एजेंट कहीं ना कहीं मिल जाता वो, और फिर उसको अगर वो प्रॉपर अरेस्ट होता तो अब तक ये आपका मसला हल हो चुका और आप भी परसू करते केसेस। नहीं तो इनको यहाँ पाकिस्तान होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें जल्दी होंगी, या वहाँ से बैठ के भी अपना लीगल प्रोसेस करा सकते हैं? इनको तो आना पड़ेगा क्योंकि एविडेंस तो इनकी होगी। भूल जाएं आप नासिर साहब अपने पैसे, यही नज़र आ रहा है मुझे बेचारों के साथ। मसला ये ना कि इतनी ज़्यादा अमाउंट्स होती हैं, राइट कंसल्टेंट को चूज़ करना और फिर उनको स्क्रूड करना कैसे है, क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं। लेकिन इसमें आपके पास कोई ऐसा जो है नहीं कि आप सर्टिफिकेशन लेके बैठे हैं, या मतलब आप डॉक्टर के पास भी जाकर उसकी डिग्री तो नहीं देख रहे, ऐसे ही आप उसका एक्सपीरियंस और तजुर्बा ही देख रहे हैं। वो वर्ड ऑफ माउथ पे भी लोग चले जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो किस तरह से इंतखाब करें, कैसे लोगों को चुनें, इसमें बताइएगा हमें, लेकिन वक्फे के बाद। ठीक, थैंक यू। वेलकम बैक इन सिटी एट। सबसे पहले एक कॉलर है हमारे पास, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। याया, आप बताइए आप कैसे हैं, कहाँ हैं आप? बड़े दिनों के बाद आपके कॉल आए। शुक्रिया। आपने जो मुझे तो सवाल सबसे पहले फैमिली बात है कि जो एजेंट्स होते हैं, जो ये एजेंट्स होते हैं, उनकी लाइसेंसिंग जब क्या तरीके का है, कौन इसको वेरीफाई करता है, कौन अदम कैसे वेरीफाई कौन करता है, क्या करता है, ठीक है, मेजरमेंट क्या है इसके बारे में। बिल्कुल दूसरे एजेंट सुनहरे बाग दिखाते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन तो ऐसा सुनहरे बाग दिखाते हैं उनके लिए वहाँ भी गवर्नमेंट दिखाते हैं, रूट बनाते हैं, वो ऐसा खतरनाक रूट बनाते हैं कि जिसके अंदर आपको जहाँ से पहुँचते थे उसके बाद एक ऐसे रास्ते से गुजरने से बहुत मजा है उधर, और वो कश्ती के रास्ते अक्सर लोग आपने सुना वो डूब जाते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि वो एक इलीगल तरीके से इलीगल लॉन्चेस के तरीके जाते हैं और फिर वहाँ के नीचे कस्टमर उनको पकड़ भी लेते हैं और फिर वहाँ से मार भी जाते हैं। अब मुख्तलिफ
चुके हैं, लोग पकड़े भी जा चुके हैं। कितने एजेंट पकड़े जा रहे हैं आपको शर्तिया कहता है, वो मुश्किल से 1.5 से 2 महीने बाहर पड़ निकला, क्योंकि सारी बात बिना पैसे ले लो में बुरी लोग आके दोबारा फ्रॉड करते होंगे, तो ये तो फिर कंट्रोल कैसे करेगा, कौन करेगा? हमारे ये भी पता लग रहा कि जब आदमी अभी फोन दिया ना, अब वो बेचारा जुड़ा हुआ है, अब वो अपने पैसे तो बर्बाद कर चुका है, जो भी है वो पैसा बिल्कुल ऐसे ही दफा पैसा लग जाता तो फिर मिलना मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया आया, आपने हमें कॉल किया। वही बात पूछ रहे हैं लाइसेंसिंग के हवाले से, हमारे कंसल्टेंट्स के जो है कोई लाइसेंस भी उस तरह से नहीं है, तो जी कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा, जिस तरह ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के लाइसेंस हैं, इस तरह गवर्नमेंट के लिए एक इदारा बनाएं कंसल्टेंट के लिए भी, उनको बाकायदा स्क्रूटनी करके उनकी क्वालिफ़िकेशन देख के फिर उनको लाइसेंस जारी करें। इसको प्रॉपर शेप के अंदर लेकर आया, कानून साजी होनी चाहिए पार्लियामेंट में। इस हवाले से भी जिस तरह ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के लिए है, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स हैं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, इस तरह से ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के लिए भी एक इदारा जिस तरह कंसल्टेंट है ना, इनको कानून के दायरे कार में लाया जाए। तो ये जो मसाइल हैं इसमें बड़ी हद तक कमी वाक़ हो जाएगी। जब वो कानून के तहत काम करेंगे ना तो फिर रिजल्ट अलग होगा। और मसला है ये अभी है नहीं, तो अभी कैसे करना है इंतखाब और लाइसेंसिंग? मैं दोनों साइड्स ऑफ स्टोरी आपको बताता हूँ। HEC से भी हमारी डिस्कशन में और बहुत सारे इदारे पाकिस्तान के हैं जो बेसिकली चाह रहे हैं कि स्टूडेंट वीज़ा के जो कंसल्टेंट्स उनको रजिस्टर किया जाए, ठीक है। इस तरह भी आपने एक इदारे का नाम लिया था, तो उनसे हमारी बातचीत चल रही है कि इमिग्रेशन के जो कंसल्टेंट्स हैं उनको भी रजिस्टर किया जाए। तो एक तो ये बात बहुत टाइम से चल रही है कि रजिस्ट्रेशन तो अल्टीमेटली होना ज़रूरी है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर हमें आना ज़रूरी है। लेकिन ऑन द अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड, मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि हम जब कोई भी चीज़ बाय करने जाते हैं मार्केट से, कोई एक फ्रूट भी बाय करने जाते हैं, हम कम से कम 3 ठेले वालों को देख रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये आपके करियर का सवाल है, तो इसमें अगर आप थोड़ी सी सेल्फ रिसर्च अगर आप करेंगे आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। जो साहब अभी जो सवाल कर रहे थे बेसिकली, या और जो लोग आके मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हेजिटेट फील कर रहे होते हैं कि कंसल्टेंट ने इतने सारे पैसे खा लिए या उन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, तो ये उनके अपने डिसीशंस होते हैं उसको हायर करना। अब जब लेकिन हाँ, हायरिंग के प्रोसीजर अच्छा होना ज़रूरी है, उसके लिए कंप्लीट डिटेल रिसर्च होना ज़रूरी है कि अभी तक उस इदारे ने कितने लोगों को बाहर भेजा है, आपका कोई रेफरल है। मेरे पास सियालकोट से कॉल आई है कल मेरी वेरिफिकेशन के लिए कि ये कोई कंसल्टेंट कराची में मौजूद हैं और क्या ये सही काम कर रहे हैं। मेरे पास एक वेरिफिकेशन कॉल आई मेरे एक अपने मतलब मैनेजर के पास, तो बताने वाला जिसको वेरीफाई करना है वो पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी कर लेगा। तो एक तो ये कि आप वेरीफाई करें, दूसरा उनकी रजिस्ट्रेशंस। अभी हम SRB, SCCP, हम FBR मतलब कराची चैम्बर फेडरेशन 5 जगहों से हम रजिस्टर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान के बाहर भी हम मुख्तलिफ इदारों से रजिस्टर्ड हैं। और हम तो इसी ताक में बैठे हुए हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट हमें रेगुलेट करे हम शायद लाइसेंस लेने वाले पहले कंसल्टेंट पाकिस्तान में होंगे। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी जो डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखाएंगी कि कौन सही है कौन गलत है, जो उनकी एक्सपर्टीज़ देखेंगे कितने लोग उन्होंने अभी तक। ज़्यादा क्या हो रहा है फेसबुक से देख रहे हैं, अब मुझे इसका भी समझ नहीं आया अभी ना, फेसबुक पे वो लोग वीज़ा की साथ तस्वीर लगा रहे होते हैं। वीज़ा तो आपने दिखाना कहीं अलाउड ही नहीं है, ऐसा ही है कि हर रोज़ एक वीज़ा लगा रहे होते हैं तस्वीर में कि हमारे बच्चे ने जर्मनी का वीज़ा ले लिया, हमारे ने USA का ले लिया। तो वो इज़ दैट अलाउड? और लीगली वो तो आप कर ही नहीं सकते। और ये कैसे जो है ना कोई अपना वीज़ा, पासपोर्ट नंबर, NIC सब कुछ पब्लिक करके खड़ा हो जाता है क्या? देखिए वैसे ज़्यादातर 80-90% कंसल्टेंट जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती है उसको वो हाइड करके लगाते हैं और एज ए सक्सेस स्टोरी लगा रहे होते हैं, और वो क्लाइंट की परमिशन, हमने तो अपने कॉन्ट्रैक्ट मेंशन किया हुआ है कि हम पहले क्लाइंट से परमिशन लेंगे, अगर क्लाइंट हमें परमिशन देते हैं तो हम लगाते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ा हैक है, वो हैक ये है कि हमें कंटिन्यूसली मुख्तलिफ लोग हमें कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं कि आप हमें सक्सेस स्टोरी हम आपकी फ़ेक बना के दे देते हैं, हम गूगल के रिव्यूज़ आपको बाय करके दे देते हैं। 10,000 रुपये में आप हमसे 100 गूगल के रिव्यूज़ ले लीजिए। तो फ्रॉड शुरू होता है, अब वो भी समझ नहीं आ रहा कि ये रिव्यूज़ जो लगे हुए सही हैं, ये सही हैं या गलत हैं। तो अभी जो बात कर रहे थे, ये देखिए इसका सबसे बेसिक रूल यही है कि आप उसकी कंपनी के ऑनर से मुलाकात करें, आप खुद एनालाइज करें कितने टाइम से काम कर रहे हैं, एक जगह बैठे हुए अपनी लोकेशंस बार बार तो नहीं चेंज कर रहे, कहाँ किन किन इदारों से रजिस्टर्ड है, प्रॉपर्ली पाकिस्तान में टैक्स देते हैं नहीं देखते। क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो बहुत कम कंसल्टेंट्स हैं जो बाकायदा तौर पे SEC पे रजिस्टर्ड है, जिन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनकी नहीं है, वो इवन FBR में भी रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, एक कॉलर भी है सबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबा, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मैं जर्मनी के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहती हूँ, तो इनको पूछना था कि इसमें कितने पैसे लगेंगे। जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको कितने पैसे रिक्वायर्ड होते हैं? जर्मनी, तो बनता है जी जर्मनी के लिए तो स्पेसिफिकली आपको अगर आपने इंटर किया हुआ तो उस पर पॉसिबिलिटी नहीं बनती। 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो होना ज़रूरी होती है
और उसके साथ नहीं, साथ आपको आपने जो ब्लॉग है वो अकाउंट ग्रेजुएट हैं आप? कॉल ड्रॉप होगा। ग्रेजुएट हैं अगर के ग्रेजुएट हैं तो फिर तो इजीली मतलब फॉर्मेशन उनकी हो सकती है जर्मनी के एतबार से, लेकिन CGPA क्या है, क्या कोर्स उन्होंने अभी किया हुआ है, किस कोर्स में जाना चाहती हैं वहाँ पर। लेकिन जहाँ तक वो एक्सपेंस की अगर बात करी थी तो उसके लिए एक ब्लॉग अकाउंट क्रिएट होता है जो कि तकरीबन 12,000 यूरो के दरमियान होता है। वो ईयरली एक्सपेंस होता है कि आप विड्रॉ कर सकते हो। जो इसकी फ़ीस स्टार्ट होती है वो तकरीबन 5,000 यूरो से स्टार्ट होती है और 7,500-8,000 यूरो तक जा रही होती है ईयरली बेसिस पे। तो आप वो कैलकुलेशन अगर करते हैं तो जर्मनी का इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है जिसमें आपको इनिशियल लेवल 25 से 30 लाख रुपए रिक्वायर्ड। पाकिस्तानी अब तो बढ़ गया होगा यूरो के प्राइस में, कितने पैसे लग जाते हैं उसमें? पाकिस्तानी तकरीबन 35 से 40 लाख के दरमियान लगते हैं कि अगर आप 300 से भी अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं यूरो के अंदर तो 35 लाख के करीब अमाउंट बन जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो हमारे पास हम जैसे लीगल वेज की बात कर रहे हैं और ये सारे कवानीन की बात कर रहे हैं, तो ये जो लोग अभी हमने देखा कि UAE में बहुत ज़्यादा जो ना बदनामी हुई कि लोग जाते हैं वहाँ पे। सऊदी में हमने देखा कि उन्होंने UAE ने तो थोड़े देर से बैन ही कर दिए वीज़ाज़ देना। इससे कितना नुकसान होता है कि ये लोग जा रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, खाने काबा में जाके भीख मांग रहे हैं। ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला शुरू हुआ है। ये बाकायदा ठेकेदारी निज़ाम है, डिपोर्ट करते हैं। हाँ, ये एक जो है ना वो एजेंट 4-5 आदमियों को हायर करता है भीख मांगने के लिए, लो लंगड़े, फिर उनको लेके जाता है। हट्टे कट्टे हैं भाई, खवातीन अबाएं पहनी हुई, नकाब लगाई फिर रही हैं और पैसे मांग रही हैं। हमारे यहाँ निगेटिव सोच पे जाते हैं, मनफी रुझानात बहुत ज़्यादा हैं। दुबई में भी यही सब चल रहा है, तो वो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है जिसकी वजह से वीज़ा लेना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। आप देखिए दुबई जैसे मुल्क ने हमें बैन किया थोड़ी देर से। हाँ, हम बदनाम हो जाते हैं। हम पाकिस्तानी जो तारिकीन वतन है एक सफ़ीर की हैसियत लगता है। हमारा इखलाक किरदार पाकिस्तान के इखलाक और किरदार की नुमाइंदगी करता है, और हम ऐसी हरकतें करेंगे तो हमारा मुल्क बदनाम होता है। इन पर बैंड लगाना चाहिए। पहले इन्होंने 2,000 रियाल की इन्होंने एक स्लॉट लगाया है इन्होंने कि अगर आप अब आएंगे दुबई के लिए वीज़ा अगर अप्लाई करेंगे तो 2,000 रियाल आपके पास कैश इन हैंड होना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि शायद स्क्रूटाइज हो जाए उन लोगों का कि जो लोग भीख मांगने की नीयत से जा रहे हैं, शायद उनके पैसे ना हो, भीख मांगने वाले तो फटाफट ले जाएंगे। तो वो फिर जब मतलब इनका प्रोसीजर अप्लीकेबल नहीं हो सका तो अब उन्होंने अल्टीमेटली पाकिस्तानियों के लिए यही किया हुआ है कि वो अभी आजकल वीज़ा दुबई नहीं दे रहा है। दुबई जैसा इतना ईजी कंट्री जो जिसका वीज़ा लेना कोई मसला ही नहीं होता, रातों रात वीज़ा आ जाता था। इवन अब हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ा लेना मुश्किल हो गया है दुबई का। तो चूंकि पाकिस्तान का ज़ाहिर नेगेटिव इमेज जा रहा है तो मेरे एतबार से जाहिर सी बात है वो भले एजेंट हों या वो लोग हों, ऐसा करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान का इमेज इससे ख़राब होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी जो है हमारे पास बच्चे जो इस वक्त जैसे ऑप्शंस क्रेव कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स कहाँ जा सकते हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं वो कहाँ जा सकते हैं, तो आपके पास कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आसान भी हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए कारआमद हैं, जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए कारआमद हैं? देखिए, ओवरऑल तो ऑप्शंस हमारे पास कोई 12-15 कंट्रीज़ के हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगेन हमारे लिए स्क्रूटनी प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक डिटेल्ड स्क्रूटनी करते हैं। एक बच्चा हमारे पास आ रहा है, उसका बजट क्या है, उसका CGPA क्या है और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं उसके, तो उसके बाद हम वो मतलब डिसाइड करके बता रहे होते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ थोड़े से कंपैरेटिवली इजी हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आता है, तो जहाँ लैंग्वेज बैरियर आता है तो वहाँ उन कंट्रीज़ के आपको थोड़ा सा मतलब लो कॉस्ट के अंदर आपको वो मतलब बेसिकली बजट में आते हैं। जैसे रशिया है, इसके अलावा जो है मतलब जर्मनी अभी हम कर रहे हैं, फ्रांस कर रहे हैं, तो बेसिकली ये कम बजटिंग कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर इनका वो मामला। लेकिन उसके लिए आपको लैंग्वेज भी तो रिक्वायर्ड है ना, वो भी सीखते हैं हम लोग। देखिए, दोनों जगहों पे एक्सपेक्ट्स हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, USA, इसको हम कहते हैं हाई बजटिंग कंट्रीज़। इधर अल्टीमेटली वहाँ पे जॉब्स रिक्वायर करना ड्यूरिंग द स्टूडेंट वीज़ा जो कि 20 घंटे पर वीक के हिसाब से अलाउड होती है, वहाँ इजी है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री तो आपको इजीली जॉब्स भी मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। और अगर हम यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो यहाँ का नेगेटिव पॉइंट ये है कि इधर आपके एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए आप जॉब्स नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लैंग्वेज बैरियर है। आप वहाँ पे जॉब्स किस तरीके से करेंगे, लेकिन फीसिस उसकी कम है। तो कहीं बेनिफिट है और कहीं आपके पास नुकसान उस चीज़ का है। लेकिन ये कंट्रीज़ इमिग्रेशन बड़ी जल्दी ऑफर करते हैं। जो हाई स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है, आपके एक पाथ वे है कि स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट करेंगे, पोस्ट स्टडी अपॉइंटमेंट मिलेगा एंड देन आप इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सही। मंसूर साहब हमें कॉल कर रहे हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ डाउन करें और बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का आवाज़ म्यूट कर दें टीवी। हेलो जी। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप टीवी का वॉल्यूम डाउन करें और बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ऐसे में दूसरी जगह पे आया। जी। मैं ये पूछ रहा था कि कोई ऐसा जो मतलब रीजनेबल इदारा जिसके पास जाके हम किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा लेना चाहें तो हमें आसानी के साथ मिल जाए, हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़रूरी हो दिखा देंगे, तो
तो है कोई ऐसा? हम कभी भी गए तो वो बोलते हैं कि ये फेक है, ये उधर है भी, क्योंकि शारा फैसल में एक ऑफिस था, तो उधर गए तो किसी ने बताया यार ये सही, मतलब सही इदारा नहीं है, आप सब जाएंगे इधर। अच्छा, हाँ, कोई ऐसी ऑफिस जो जिसका ये मतलब जहाँ ये भाई बैठे हुए हैं, इनका ऑफिस कहाँ है? तो हमारे कहने पर एतबार ना कर लीजिएगा, आप खुद भी स्क्रूड करें। एक तो बात ये है मंसूर साहब, उसकी वजह है कि भी बहुत देर से यही बात हो रही कि आपको शाहजेब साहब यकीनन बैठे हैं, उन्होंने बताया भी, अपनी प्रोफाइल भी शेयर किए, हम भी यकीनन उनसे बात करें, ये यहाँ पर हैं तो किसी वजह से ही हैं कि ऑथेंटिक हैं तो हैं, लेकिन बात है कि अपनी रिसर्च करना भी ज़रूरी है। बाहर इसका जवाब आपको देंगे दोनों। जी कुछ कह रहे हैं इनके सवाल में। इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन एक गवर्नमेंट का इदारा है जो बैरून मुल्क में जॉब हासिल करता है और यहाँ पब्लिसिटी करके मुतालिका लोगों को रिक्रूट करता है, उनको बैरून भेजता है, कोई पैसा नहीं। तो उस इदारे में आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, क्या है? अगर उनके पास जॉब हुई है आपके मुतालिका एक्सपीरियंस के मुताबिक। कहाँ है उनका दफ्तर वगैरह, किधर जाएंगे अगर मंसूर साहब जाना चाहें तो? ये कैंट स्टेशन पर है कराची में, इसके अलावा हर सूबे में। अच्छा, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन वो इसीलिए बना है वो इदारा। ठीक, अच्छा शाहजेब साहब इस पर कमेंट करेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो मंसूर साहब का सवाल था कि राइट कंसल्टेंट, वही वाली बात, सब घबरा रहे होते हैं कि जी एक ऑफिस जाते हैं, दूसरा ऑफिस जाते हैं, हर बंदा एक नई कहानी सुना रहा होता है और आप कंफ्यूज भी जाते हैं, यार ये वो बंदा कह रहा था 20 लाख में जा रहा है, ये कह रहा है 15 लाख में भेज रहा हूँ, कोई कह रहा है 50 लाख चाहिए, तो आपका दिमाग घूम जाता है और आप सब कुछ लेके ऐसे बैठ जाते हैं कि करना क्या है। तो देखिए, एक तो उन्होंने कहा था कि शारा फैसल पे, तो शारा फैसल पे मेरा ऑफिस है, लेकिन आप ही के ऑफिस को नहीं, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि शारा फैसल एक मेन हब है बेसिकली, वहाँ तो सारे ही कंसल्टेंट्स के ऑफिसेज हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरे रेफरेंस पे भी कोई भी क्लाइंट आते हैं और इवन मेरी जब मीटिंग एंड होती है तो मेरी बॉटम लाइन यही होती है कि आप सिर्फ मेरे कहने पर डिसीजन ना लें, ऐसे ही है। आप कम से कम 2-3 लोगों को लाजमी विजिट कीजिएगा। अगर आप मुझे पेमेंट करेंगे, प्रॉपर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बोलते हैं आप 2-3 लोगों को लाजमी विजिट करें। अच्छा, जहाँ तक बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उन्होंने बात की है, मैं एक बड़ा ज़बरदस्त आपको एक पॉइंट बताऊँ कि सिर्फ ये कंसल्टेंट की तरफ से ये मतलब पॉइंट नहीं रेज होता कि आपके हम जाली डॉक्यूमेंट बना के देंगे। मुझे बहुत सारे लोग ये कांटेक्ट करते हैं कि हमारी चाचा मामा ताया की कंपनीज़ हैं, अगर हम वहाँ से कोई एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें इमिग्रेशन के लिए, जो आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, हम कहीं से पूरा कर देते हैं। आपको HR मैनेजर का एक्सपीरियंस चाहिए, हम यहाँ से बनवा लेते हैं एक्सपीरियंस। तो बताने का मतलब ये दोनों साइड्स ऑफ स्टोरीज हैं बेसिकली। तो अल्टीमेटली जब वो कंसल्टेंट्स, दूसरे जो कंसल्टेंट्स हैं, जब ये सोचते हैं कि ये क्लाइंट हमें खुद सजेस्ट कर रहा है गलत डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, तो वो तो फिर अपना अमाउंट चार्ज करने के लिए बैठे हैं, अपना बिजनेस चमकाने के लिए बैठे हैं। तो दोनों साइड्स ऑफ अवेयरनेस होना ज़रूरी है, कंसल्टेंट की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। बाकी जहाँ तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, अगर वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, तो डॉक्यूमेंट का एक इदारा है पूरा जा रहा है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का, उसको चेक करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट। विजिटर वीज़ा के लिए तो कंसल्टेंट खुद स्क्रूटनी करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, खुद केस फाइल कर मतलब बना के फाइल कर रहे होते हैं, तो वो उनका काम है कंसल्टेंट का कि डिटेल में स्क्रूटनी करें डॉक्यूमेंट किस हद तक सही है और किस बेसिस पर उनको वीज़ा लगने के चांसेस कितने होंगे। सही है, कॉलर भी उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका प्रोग्राम काफ़ी देर से देख रहा हूँ, तो माजूद के बाद मुझे कुछ बातें ऐसी करनी थी जो थोड़ी सी शायद सख्त हो। तो मुझे जैसे दोनों माशाल्लाह जो आपके मेहमान हैं, ये जो बातें कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बाहर जाना कोई बहुत ही आसान काम है और अगर किसी का उसको चीटिंग हो जाती है तो उसको पैसे भी बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंतहाई मुश्किल काम होता है कि अगर आपके साथ कोई चीटिंग कर ले, आप उसको ढूंढते रहते हो, आपको मिलता ही नहीं है, सारी उम्र गुजर जाती है। हमारे यहाँ माशाल्लाह कानून का निजाम भी ऐसा है, आपको पता ही होगा कि बेचारा वो रुल जाता है, यानी कि अगर 20-25 लाख रुपये लगा के जाने की कोशिश करता है, फ्रॉड में फंस जाता है, पैसे उसके लूट जाते हैं। अब इतने पैसे उसको चाहिए अपने केस लड़ने के लिए, तो वो बोलता है छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं है, और टाइम अलग उसका लग रहा होता है, वकील उसको अलग बेवकूफ़ बना रहा होता है, घुमा रहा होता है। ऐसी जो हमारे कंसल्टेंट भाई जो बातें कर रहे हैं, कंसल्टेंट मैंने लोगों को देखा बेचारों को, तो वो अपने घर तक भेज देते हैं जाने के लिए, और इनमें होता कुछ नहीं है, फ्रॉड हो जाता है। मैंने खुद एक अभी कुछ दिन पहले एक कंसल्टेंसी कंपनी है, एजेंसी है बड़ी, उसको कॉल की। मैंने उनको बोला मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जा सकूँ, ना बैंक स्टेटमेंट है ना कुछ है। तो बोला कोई मसला नहीं है, आपको स्टूडेंट वीजा पे भेजेंगे, आप आराम से जा सकते हैं, कोई मसला नहीं, एलिजिबल है। तो ऐसे कैसे और कैसे बंदा इस तरह जा सकता है। और तीसरी चीज़ ये कि जो डंकी मार के लोग जाते हैं, इनका भी तो यानी कोई ना कोई लोग ऐसे हो जो इस पर काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है
तो मैंने खुद ऐसे लोग देखे जो बहुत यहाँ पे वेल सेटल्ड है, लेकिन फिर भी वो डंकी मार के, मेरे जानने वाले हैं, वो तो ग्रीस चले गए थे माशाल्लाह, पहुंच गए थे डंकी मार के। वो 3.5 महीने तकरीबन पैदल रास्ते गए थे, यानी बाई लैंड गए थे और वो पहुंच गए थे। लेकिन कुछ ऐसा निजाम तो होना चाहिए ना कि ये डंकी वगैरह के खिलाफ वो काम कर सके, हमारा कोई इदारा ऐसा हो तो इलीगल चीज़ों को रोक सके। देखिए जो बातें जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कोई ऐसा इदारा जो उसके खिलाफ काम कर रहा है? ये तो लीगल बेस, तो जैसे जब आम आदमी तक पहुंच के और पहुंच पा रहा है कंटेनरों में बैठ के, तो हुकूमत को नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है। ये तो इदारा FIA ही है ना, चूँकि इसकी बॉर्डर के पाकिस्तान के जो बॉर्डर अनाउंस हैं उसके अलावा किसी और ज़रिए से आदमी बैरून मुल्क जाता है तो उसके लिए FIA पकड़ती है उसको। इन्होंने क्या ऑफिस बनाए होते हैं क्या? कैसे जाना, मुझे टंकी लगा के मैं इनको कहाँ ढूंढूं? डिक्लेयर्ड चेक पोस्ट हैं FIA के हर सूबे में, हर जगह, जहाँ जहाँ खुशकी के रास्ते हैं, जहाँ CA है, जहाँ एयरपोर्ट है, वहाँ FIA काउंटर मौजूद है। जिसको जाना या आना है उसी चेक पोस्ट से जाएगा, अदरवाइज़ वो इलीगल है, उसका डिपार्चर और अराइवल इलीगल वेज में जो जा रहे हैं। ठीक। तो जैसे आम लोगों को पता लग रहा है ना कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से ये कंसल्टेंट बैठा और ये भेज देगा डंकी लगाकर, तो क्या हुकूमत को, पुलिस को, फोर्सेस को, FIA को नहीं पता लग रहा है? वो पता लगाना कौन सा मुश्किल काम है? तो क्यों नहीं रोकथाम होती इसकी? देखें, ये बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है तकरीबन 900 किलोमीटर है। अब इसमें अगर 2-4 आदमी जा रहे हैं रात के अंधेरे में तो उनको पकड़ेगा कौन? जब पॉइंट आउट हो जाता है, कंटेनर जा रहे हैं, पूरी बसेस जा रही हैं, पूरी शिप्स जा रही हैं, ऐसे ही है, भर के लोग ले जा रहे हैं। तो बेसिकली ये लोग सारे गैदर किस तरीके से हो रहे हैं? आपका मेरा ख्याल सवाल यही है, गैदर किस तरह? अब जैसे मैं शाहजेब को ढूंढ के पहुंची तो शाहजेब इज द राइट कंसल्टेंट, चले मैं पहुंच गई, शाहजेब को ढूंढना है। अब डंकी लगाने वाला भी अपने डंकी वाले बंदे को ढूंढ ही लेगा, तो जब वो FIA और पुलिस वाले क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? मेरा सवाल ही कि भाई पूरा कंटेनर भर के भेज रहे हो, 30-35 अफराद उसके अंदर मौजूद हैं, शिप के अंदर इतने लोग होते हैं, तो कैसे ये नहीं पहुँच पाते और पकड़ पाते? देखिए, जब वो यहाँ से अपना सारा प्लान आउट कर रहे हैं चीज़ों को, अगर 100 लोगों को लेके जाना है, वो जब उन्होंने 100 लोग एक जगह इकट्ठे कर लिए और यहाँ से चले भी गए, वो जो भी भाई बता रहे हैं कि 3-4-5 पॉइंट्स के ऊपर उनके चेक पोस्ट बने हुए हैं, वो वहाँ से ही पास आउट हो गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं हमारे अंदर। हम खुद कोशिश करवा रहे हैं कि यहाँ से ये चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर जो डंकी का जो लीडर होगा, मेरा ख्याल है ये इस तरह से कि वो भी कोई ना कोई, मेरा ख्याल है कोई ना कोई अमाउंट गवर्नमेंट को या इस तरह से इन चेक पोस्ट के थ्रू जा रहा होगा कहीं ना कहीं, वरना ये चीज़ इतने आसानी से पॉसिबल नहीं है। कोलैबोरेशन के बगैर है नहीं। एक ज़माने में मंद बिल्लो मशहूर था इसी हवाले से, इलीगल इमिग्रेशन के। कुछ लोग टर्की जाते थे वहाँ से वाया ईरान, कुछ लोग दुबई और मस्कत। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी भी अच्छा, दूसरा सवाल इनका ये था कि वाकई इतने आसान रास्ते आप लोग बता रहे हैं, पैसा चला भी जाए तो वापस आ जाता है और बड़े आसानी से सब कुछ जाता है, लेकिन मंसूर साहब की भी कॉल आई, अभी इन्होंने नवाज साहब ने भी कॉल की। मेरी प्रैक्टिस में पिछले 30 साल से तकरीबन ये बात नॉलेज में आई है कि कोर्ट में जब मैटर जाता है तो पहली फुर्सत में कोर्ट कोशिश करती है इनके पैसे वापस करें। वैसे ऐसे मैंने किसी का कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं सुना। मेरा एक क्लाइंट, मैं नाम नहीं बताऊंगा, 18 महीने जेल में था, मैं तीसरा उसका वकील था। पैसे मैंने दिलवाए कनाडा जाने के लिए, पूरी फैमिली को पहले वो दुबई लेकर गया, वहाँ से जाली वीज़े पे, और प्रोसेस किया उसने, नहीं हो सका। उसके बाद वो फैमिली वापस आई, उसने केस किया, उसके पैसे वापस हुए, फिर उसकी बेल हुई। अच्छा, 18 महीने के बाद। लेकिन पैसे मेरा ख्याल है इज़ नॉट अ बिग डील। आप डेली बेस पे FIA के अगर आप देखें ना पेजेस पे, रोज़ाना एयरपोर्ट पे कार्रवाइयाँ होती हैं कि स्पेन भेजने के चक्कर में जाली वीज़ा दे दिया। अच्छा, अभी तो डंकी की बात हो रही है, ये भी तो इलीगल प्रोसीजर है कि एजेंट ने पैसे लिए 20 लाख रुपए के, स्पेन का वीज़ा मैं आपको दे रहा हूँ, पासपोर्ट पे स्टिकर पेस्ट करके भी दे दिया, लेकिन FIA ने जो वहाँ पर आपको ले लिया एयरपोर्ट पे, तो वो भी अब वो बेचारा बैठा हुआ है कि मेरे तो गए ना 20 लाख रुपए। अब वो कह रहा है किस एजेंट के थ्रू, तो वो तो एजेंट तो है ही नहीं, वो तो ताला लगा के जा चुका है वो। तो दोनों तरीके से मामला चल रहे हैं कि जो स्टिकर भी पेस्टिंग चल रही है वो भी इलीगल है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्वीट किया है इलीगल माइग्रेशन के ऊपर। उसने कहा है कि नवंबर में जैसे ही मेरा अगर आने का इंशाल्लाह होता है तो सबसे पहले मैं इलीगल माइग्रेशन ख़त्म करूँगा। जितने लोग अमेरिका में आ रहे हैं इलीगल माइग्रेशन, तो ये तो पूरी दुनिया में इसका कानून बना हुआ है बेसिकली। बिल्कुल ऐसा ही है, बट बात यह है कि एहतियात से करें, मोहतात रह के करें, राइट इन्फॉर्मेशन और राइट पाथवे आपने ढूंढना है। अगर आपके नसीब में होगा तो आप किसी ना किसी तरह पहुँच ही जाएंगे। अल्लाह तवक्कल पे भी काम किया करें, और जब आप दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान भी करते हैं, और अगर मुश्किल भी होगा तो आपके लिए आगे जाके ज़रूर आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच शाहजेब साहब और रईस साहब, दोनों ने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।